सभी को केक का एक छोटा टुकड़ा मिला और कुछ ही समय में सभी ने खा लिया, सिवाय दाओहुआ के, जिसके हाथ में अभी भी एक बड़ा टुकड़ा था। झू जिंगवान और यान वेनकाई दोनों के चेहरे पर कुछ पछतावा दिख रहा था। जबकि वे खाना चाहते थे और उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, दाओहुआ, जिसे यह पसंद नहीं था, ने सबसे बड़ा टुकड़ा पकड़ लिया। इसी समय एक नौकर ने आकर घोषणा की कि रात का खाना तैयार है। चलो, रात के खाने का समय हो गया है, जियो येयांग ने सभी से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि दाओहुआ तुरंत खड़ा हो गया और उसने तुरंत कहा, आपने अपना केक खत्म नहीं किया है, आप नहीं जा सकते। आप उसे देखें। जब वह इसे खत्म कर ले, तो वह जा सकती है। दाओहुआ की आंखें तुरंत अविश्वास से चौड़ी हो गईं। जियो येयांग, तुम बहुत दूर मत जाओ। जियो येयांग मंद मंद मुस्कुराई, उसे उत्तेजक दृष्टि देते हुए कहा, मैं बिल्कुल ऐसी ही हूँ, आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? और बोली, आप सभी किसके लिए खड़े हैं? चलो चलें। इसके बाद वह पवेलियन से बाहर जाने वाले पहले खिलाड़ी थे। उनके जाने के साथ डोंग युवानक सुआन और अन्य लोगों को लगा कि उनके पास अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जहां तक महिलाओं की बात है, सभी ने अपना ध्यान जियांग वानिंग की ओर लगाया। जियांग वानिंग पहले ही उस बेबाकी से उबर चुकी थी जो जियो येयांग ने उसे दिखाई थी। उसने अपनी शिकायतों और शर्मिंदगी को एक तरफ रख दिया और अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाकर दाओहुआ को देखा, जो शर्मिंदगी का चेहरा लग रहा था। मिस यान, मुझे सच में खेद है। येयांग हमेशा से ऐसा ही रहा है, वह उस भोजन से दूर रहता है जो उसे नापसंद है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वह इसे नापसंद करता है, बस इससे परिचित नहीं है, उसने कहा। उसने देखा कि येयांग ने केक का एक भी टुकड़ा नहीं छुआ था। सच कहें तो वह खुद भी बाहरी लोगों की लाई हुई चीजें खाना पसंद नहीं करती थी। दाओहुआ ने जियांग वानिंग को कुछ अवाक कर दिया। क्या यह व्यक्ति और भी अधिक पाखंडी हो सकता है? वह अपनी ओर से ही थकावट महसूस कर रही थी। क्या वह सीधे तौर पर यह नहीं कह सकती थी कि जियो येयांग को उसके द्वारा बनाया गया केक पसंद नहीं आया? झाड़ियों के चारों ओर यह सब पिटाई, क्या यह लार की बर्बादी नहीं थी? मिस जियांग, यह ठीक है, अगर जियो येयांग को यह पसंद नहीं है तो ठीक है। बाकी सभी को इसका आनंद लेते हुए देखकर मुझे काफी खुशी होती है, दाओहुआ ने कहा। यह सुनकर जियांग वानिंग की अभिव्यक्ति एक पल के लिए कठोर हो गई, क्योंकि दाओहुआ की प्रतिक्रिया कुछ अप्रत्याशित थी। यह अच्छा है कि मिस यान इसे दिल पर नहीं लेती। जहां तक ये यांग द्वारा तुम्हें केक खाने की सजा देने की बात है, तो मुझे भी लगता है कि वह बहुत आगे बढ़ चुका है। हम महिलाओं का पेट इतना बड़ा नहीं होता, वह स्पष्ट रूप से आपके लिए चीजें कठिन बना रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ओर से निवेदन करूंगा। जैसा कि जियांग वानिंग अभी भी बोल रहा था, डोंग युवानयाओ इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका, आगे बढ़ा, दाओहुआ को कंधे पर थपथपाया और सू शियू और झोऊ जिंगवान को ले गया। यह देखकर जियांग वानिंग क्षण भर के लिए अचंभित रह गई और फिर भौहें चढ़ गईं। डोंग युवानयाओ पहले ही कई बार अपना चेहरा दे चुकी थी। दाओहुआ के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई, उसने मानसिक रूप से डोंग युवानयाओ को अंगूठा ऊपर कर दिया और फिर उसने जियांग वानिंग का मजाक उड़ाते हुए कहा, मिस जियांग, आप आगे बढ़ें और खाएं। मेरे बारे में चिंता मत करो। अपने दांत चबाते हुए उसने कहा, मैं अपना समय यहीं इस केक का आनंद लेने में लगाऊंगी। इतना कहने के बाद उसने सिर झुका लिया और केक को एक एक करके छोटे छोटे टुकड़े करके खाने लगी। उसे इस तरह देखकर जियांग वानिंग ने भी भौहें चढ़ा दी, अन्य युवतियों को पहले जाने का इशारा किया, और जब वे लगभग चली गईं, तो उसने अंततः कहा, मिस यान, मुझे लगता है कि आपको अपने व्यवहार और भाषण पर ध्यान देना चाहिए। अधीरता का प्रदर्शन करते हुए दाओहुआ ने उससे कहा, आपकी ओर से यह अजीब बात है, मिस जियांग। आप मुझे यह क्यों नहीं बताती कि मुझे वास्तव में किस व्यवहार और भाषण पर ध्यान देना चाहिए? जियांग वानिंग, येयांग एक प्रतिष्ठित स्थिति का है, आपको उसे उसके नाम से संबोधित नहीं करना चाहिए। दाओहुआ ने तुरंत उसकी बात काट दी, अगर जियो येयांग नहीं, तो मुझे उसे क्या कहना चाहिए?
निश्चित रूप से मैं उसे आपकी तरह ये यांग बड़ा भाई नहीं कह सकता, मिस जियांग। वो और मैं अभी तक उतने परिचित नहीं हैं। हो सकता है कि कुछ वर्षों में मैं भी उसे ये यांग बड़ा भाई कहने में सक्षम हो जाऊं। बोलने के बाद उसने नकली कठिनाई से भरे चेहरे के साथ जियांग वानिंग की ओर देखा। अगर मैं उसे ये यांग बड़ा भाई नहीं कह सकता, तो मुझे लगता है कि मुझे जियो ये यांग के साथ रहना होगा। आप। जियांग वानिंग ने स्तब्ध होकर दाओहुआ की ओर देखा, क्योंकि वह अपने शब्दों को घुमाने में कामयाब रही। जियांग वानिंग की प्रतिक्रिया देखकर दाओहुआ ने कठिनाई का नाटक किया। अगर मिस जियांग जोर देती है कि मैं जियो येयांग को बड़े भाई के रूप में संबोधित करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे उपकृत करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। बस। जियांग वानिंग को लगा कि वो मुश्किल से अपना संयम बनाए रख पाएगी। ये यांग कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसे चौथे दर्जे के अधिकारी की बेटी यूं ही संबोधित कर सके। मैं अब मिस यांग को परेशान नहीं करूंगा। कृपया यहाँ अपने केक का आनंद लें। दाओहुआ तुरंत मुस्कुराया और कहा, ईमानदारी से कहूँ तो यह केक वास्तव में प्रत्येक काटने के साथ बेहतर स्वाद लेता है। बोलने के बाद उसने शुद्ध आनंद की अभिव्यक्ति दिखाते हुए एक बड़ा चम्मच उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। उसे इस तरह देखकर जियांग वानिंग को इतनी निराशा हुई कि वह अपनी नौकरानी के सहारे जल्दी से चली गई। हम्फ। एक बार जियांग वानिंग के चले जाने के बाद दाओहुआ ने ठंडे स्वर में कहा, क्या मजाक है? तो क्या हुआ अगर उसने जियो येयांग को बुलाया? जियो येयांग ने खुद कुछ नहीं कहा था, तो जियांग वानिंग को हस्तक्षेप करने और टिप्पणी करने का क्या अधिकार था? महिलाओं की ओर से डोंग युवानयाओ और अन्य दो की बातें सुनकर मैडम ली को थोड़ी चिंता महसूस हुई। झोऊ जिंगवान ने कहा, आंटी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। छोटा राजकुमार शायद यही को थोड़ा चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैडम ली ने अपना सिर हिलाया, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मेरी लड़की ने चीजों को उचित तरीके से नहीं संभाला। यह कहने के बाद उसने उस ओर नजर डाली जहां मैडम जियांग और मिस जियांग बैठे थे। लिटिल प्रिंस और मिस जियांग के बचपन के प्रेमियों के रूप में एक साथ बड़े होने के बारे में निजी बातचीत को याद करते हुए उसने भविष्य में अपनी बेटी को लिटिल प्रिंस से दूरी बनाकर रखने का संकल्प लिया। मैडम ली को परेशान देखकर डोंग युवानयाओ ने तुरंत कहा, आंटी, हम जल्दी से खाना खाएंगे और फिर यही के साथ रहेंगे। मैडम ली मुस्कुराई और सिर हिलाया, यह अच्छा होगा, आप सभी को अग्रिम धन्यवाद। मैडम झोऊ ने तुरंत कहा, देखो तुम क्या कह रहे हो। बच्चों के लिए अच्छी भावनाओं के साथ एक दूसरे की मदद करना ही सही है। मंडप के अंदर दाओहुआ ने केक को देखा, जो आधे से अधिक खाया हुआ था, और उसे जियो येयांग के लिए इसे बनाने पर गहरा अफसोस हुआ। जब जियो येयांग पहुंचे, तो उन्होंने दाओहुआ को एक चम्मच केक के साथ देखा। उसके चेहरे पर कड़वे भाव थे, जैसे कि वह न तो इसे खाना चाहती थी और न ही इसे टाल सकती थी, और वह हंसने के अलावा खुद को नहीं रोक सका। हंसी सुनकर दाओहुआ ने ऊपर देखा, यह जियो येयांग था, और एक छोटा हम्फ कहा। जियो येयांग मंडप में चली गई और दाओहुआ के बगल में बैठ गई। उसके हाथ में केक को देखा और आश्चर्य से कहा, मुझे लगा कि आपने अब तक केक तोड़ दिया होगा। दाओहुआ ने उस पर तिरछी नजर डाली, मैं कैसे कर सकता हूँ? यह खाद्य पदार्थों से बना है, यह कितना बेकार होगा। जब से उन्हें उस अकाल से भागना पड़ा, तब से वह विशेष रूप से भोजन को महत्व देती थी। इस युग में जब बहुत से लोग भूखे रहते थे, भोजन बर्बाद करना बहुत बड़ा पाप था। जियो येयांग मुस्कुराया, तो आप वास्तव में इसे खत्म करने की योजना बना रहे हैं, है ना? दाओहुआ ने उत्तर दिया, आपने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है, इसलिए मैं भी अपना समय ले सकता हूँ। जियो येयांग उत्सुक था, इस बार आप इतने आज्ञाकारी कैसे हो गए? दाओहुआ रुका, यह महसूस करते हुए कि यह सही है, वह उसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं थी। सबके चले जाने के बाद उसे चले जाना चाहिए था। ऐसा नहीं था कि डी फू ने वास्तव में उसे रोका होगा। उसका मन, उसने वह मोड़ क्यों नहीं लिया? उसकी इस तरह की प्रतिक्रिया देखकर जियो येयांग ने अपना सिर हिलाया और दाओहुआ के हाथ से केक ले लिया। दाओहुआ ने तुरंत पूछा, आप क्या कर रहे हैं?
जियो येयांग ने उसे तिरछी नजर से देखा। चूंकि आप इसे खत्म नहीं कर सकते और हम इसे फेंक नहीं सकते, इसलिए मैं इसे खाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर उसने एक बड़ा टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। दाओ हुआ ने जियो येयांग को बड़े चाव से केक खाते हुए देखा और उसे प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लगा। उस तरफ से मत खाओ, मैंने वहां से खाया है। दूसरी तरफ से खाओ, यह ठीक है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा खाना बर्बाद करना बुरा है। मैंने इसका अनुमान नहीं लगाया होगा, लेकिन आप काफी मितव्ययी हैं। हुआ उस समय जब तस्करों ने मेरा अपहरण कर लिया था, तो उन्होंने मुझे कई दिनों और रातों तक भूखा रखा था। उसके बाद मैंने आप सभी से भोजन के लिए भीख मांगी। मुझे पता है कि भोजन प्राप्त करना कितना कठिन है। उनकी बातें सुनकर मंडप के बाहर खड़े डीफू ने अचानक ऊपर देखा। इसलिए इन वर्षों में जब भी कोई मेहमान नहीं होता, मास्टर की डाइनिंग टेबल पर कभी भी 4 से अधिक व्यंजन नहीं होत। जियो येयांग ने कुछ ही समय में केक को चमका दिया था। दाओहुआ ने प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा, फिर पूछा, क्या तुम्हें बेचैनी नहीं होती? जियो येयांग ने उस पर नाराज नजर डाली और डकारते हुए कहा, तुम क्या सोचते हो? केक निश्चित रूप से स्वादिष्ट था, लेकिन एक बार में 1 या 2 जिन खाने से किसी को भी बीमार महसूस होना तय था। दाओहुआ ने कहा, मुझे केक का इतना बड़ा टुकड़ा देना आपकी गलती है। यदि आप इसे दूसरों के बीच बांट देंगे, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। जियो येयांग ने उसकी तरफ देखा। केक के इस टुकड़े पर मेरा नाम था। क्या आप कह रहे हैं कि आप मुझे किसी और को देना चाहते हैं? दाओहुआ अवाक रह गया। यह सिर्फ एक केक है, आपको देने के बारे में नहीं। ये शब्द कहने के बाद दाओहुआ एक पल के लिए रुका। रुको, यह थोड़ा अस्पष्ट और अजीब तरह से परेशान करने वाला लग रहा था। इससे पहले कि वह आगे सोच पाती, जियो येयांग ने कहा, यहाँ तक केक भी काम नहीं करेगा। क्या तुम्हें यह सोचकर घृणा नहीं होती कि कोई और मेरे नाम वाला केक खाएगा? दाओहुआ हंसा, मुझे घृणा क्यों महसूस होगी? आखिरकार यह वह था जो इसे खा रहा था, वह नहीं। जियो येयांग ने दाओहुआ को घूर कर देखा। वह इतना आलसी था कि वह और बहस नहीं कर सकता था। उसके मुंह के कोने पर थोड़ी सी क्रीम लगी देखकर वह उसे पोंछने के लिए आगे बढ़ा। उसका इरादा सिर्फ क्रीम साफ करने का था, लेकिन जैसे ही उसका हाथ दाओहुआ के नर्म, चिकने गाल को छू गया, वह उसे अब और पीछे नहीं खींचना चाहता था। स्मैक! दाओहुआ ने जियो येयांग का हाथ थप्पड़ मार दिया और घबराकर इधर उधर देखने लगा कि किसी ने देखा तो नहीं। किसी को न देखकर उसने जियो येयांग की ओर घूर कर देखा। हे भगवान, क्या तुम अपने हाथ अपने तक नहीं रख सकते? मैं बस तुम्हारे मुंह के कोने पर लगी क्रीम को पोंछने की कोशिश कर रहा था। जियो येयांग ने उसे अपने हाथ पर चिपकी क्रीम दिखाई। क्रीम देखने पर दाओहुआ ने अपने होंठ एक साथ दबाए। उसका स्वर कुछ नर्म हो गया। फिर भी, तुम्हें मुझे छूना नहीं चाहिए। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ताकि मैं इसे स्वयं मिटा सकूं। अगर दूसरों ने देखा होता कि आपने अभी क्या किया है, तो वे आपको नहीं डांटेंगे, वे मेरी आलोचना करेंगे। खासकर अब जब आपको चचेरा भाई के रूप में बचपन का प्रेमी मिल गया है। बचपन की प्रियतमा शब्द सुनकर जियो येयांग अचानक उठ खड़ा हुआ। क्या बचपन की प्रियतमा? बकवास मत करो। दाओहुआ, क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? जाओ और स्वयं पता लगाओ, देखो कि क्या अन्य लोग भी यही कह रहे हैं। जियो येयांग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और डैफू की ओर देखा। डैफू ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। जियो येयांग की अभिव्यक्ति तुरंत शांत हो गई। वास्तव में क्या चल रहा है? दाओहुआ को आश्चर्य हुआ। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसकी बात की जा रही है, और आप नहीं जानते। जियो येयांग ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा, केवल डेफू को घूरता रहा। डेफू, मैडम जियांग अक्सर विभिन्न भोजों में महिलाओं से कहती हैं कि आप और मिस जियांग महारानी डोवेगर के महल में एक साथ बड़े हुए थे। बाद में, जो लोग जियांग परिवार के साथ खुद को जोड़ना चाहते थे, उन्होंने बचपन की प्रेमिकाओं के बारे में अफवाह शुरू कर दी। इस पर जियो येयांग के चेहरे से अचानक सिहरन पैदा करने वाली आभा निकली। दाओहुआ कांपने से खुद को नहीं रोक सका।
उसने आकाश में बड़े सूरज को देखा और सावधानी से किनारे की ओर चला गया। एक क्षण की चुप्पी के बाद जियो येयांग अचानक दाओहुआ की ओर मुड़ा। उन लोगों की बात पर विश्वास मत करो, वे सभी बकवास कर रहे हैं। मेरे चचेरे भाई वान यंग और मुझे कभी बचपन का प्रेमी कैसे माना जा सकता है? हाँ, मैं इंपीरियल पैलेस में पला बड़ा हूँ, लेकिन मैं राजकुमारों के साथ रहता था। चचेरी बहन वान यंग अक्सर ताइहो पैलेस में खेलती थी, और मैंने उससे केवल तभी बात की जब मैं सम्मान देने गया था। अगर बचपन का प्रेमी होने के लिए बस इतना ही जरूरी है, तो मैं भी राजकुमारियों के साथ बचपन की प्रेमिका हूँ, और वह राजकुमारों के साथ। जियो येयांग को इतना उत्तेजित देखकर दाओहुआ ने तुरंत उसे सांत्वना दी और बैठने के लिए उसकी आस्तीन खींची। अगर यह सच नहीं है, तो यह सच नहीं है। इतना परेशान क्यों हो? जियो येयांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह आप ही हैं जिसने मुझे गलत समझा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दाओहुआ एक पल के लिए चुप हो गया, फिर व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया, मेरी गलती। जियो येयांग, यह स्पष्ट रूप से आपकी गलती है। यदि आप बचपन की प्रेमिकाओं के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप और मैं अधिक संभावित उम्मीदवार होंगे, न कि मेरी चचेरी बहन वान यंग जो कि बस थोड़ी अधिक परिचित साथी है। दाओहुआ, एक्सप्रेशनलेस डेफो को फिर से आसमान की ओर देखने का मन हुआ। इस सारी बातचीत के बाद क्या उसका गुरु उस अंतिम बिंदु तक ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा था? दाओहुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अजीब तरह से हंसा, हम वास्तव में बचपन की प्रेमिकाओं से नहीं जुड़ सकते, है ना? जियो येयांग के पास यह नहीं होगा, ऐसा कैसे नहीं है? क्या हम बहुत अच्छे से नहीं मिल रहे हैं? दाओहुआ ने हंसते हुए अपनी नजरें फेर ली, युवानया और जिंगवान के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बनती है। क्या इसका मतलब यह है कि आप भी उनके बचपन के दोस्त हैं? उसने कहा, फिर अचानक उठ खड़ी हुई। मेरे लिए बचपन की प्रेमिकाओं का यह सारा कारोबार बकवास है, हम सिर्फ साथी हैं। जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा, उसकी आंखें घूम रही थीं और उसकी अभिव्यक्ति टालमटोल कर रही थी, जैसे कि वह कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस कर रही हो। उसके मुंह के कोने तुरंत मुड़ गए, लेकिन उसने विषय को और अधिक नहीं दबाया। यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जियो येयांग को विषय बदलते देख दाओहुआ ने राहत की सांस ली, पीछे मुड़ने से पहले अपनी अभिव्यक्ति को फिर से समायोजित किया। जैसे ही उसने देखा, उसने जियो येयांग को बर्फ के टुकड़ों से भरे खाने के डिब्बे से लीची की एक प्लेट निकालते हुए देखा। लीची। दाओहुआ की नजर तुरंत उस पर पड़ी। उसकी आंखों की रोशनी तुरंत देखकर जियो येयांग मुस्कुराया, एक लीची ली, उसे छीला और फिर सीधे दाओहुआ के मुंह में डाल दिया। खाओ। दाओहुआ को जमे हुए देखकर जियो येयांग को एक बार फिर आग्रह करना पड़ा। ओह। दाओहुआ ने चुपचाप अपना मुंह खोला और लीची को एक ही बार में अपने मुंह में ले लिया। लीची काफी बड़ी थी, और दाओहुआ का मुंह छोटा था। मुंह में लीची लिए हुए वह एक लालची हमस्टर की तरह लग रही थी, उसके गाल पूरे फूले हुए थे। जियो येयांग खुलकर हंसा। दाओहुआ ने उसकी ओर देखा और पंखा उसके चेहरे पर रख दिया, तुम किस पर हंस रहे हो? जियो येयांग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा लेकिन पूछा, क्या यह स्वादिष्ट है? दाओहुआ, आप स्वयं एक प्रयास करके क्यों नहीं देखते? जियो येयांग ने लीची की प्लेट को देखा, कोई बात नहीं, मैं इन्हें आपके लिए बचा कर रखूंगा। वे दुर्लभ हैं, और यही एकमात्र प्लेट है जो मुझे मिली है। अगर हम बीजिंग में होते, तो मैं आपके लिए कुछ और ले सकता था, लेकिन यहाँ, एक बार खाने के बाद, वे गायब हो गए। यह सुनकर दाओहुआ को अंदर से बेहद असहज महसूस हुआ। वह ध्यान नहीं दे रही थी और उसका दम घुट गया। खांसी खांसी। जियो येयांग जल्दी से उसकी पीठ थपथपाने के लिए उठी। अपनी ओर देखो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? दाओहुआ को ठीक होने से पहले थोड़ी देर तक खांसी हुई। जियो येयांग, क्या तुम अब ठीक हो? अचानक तुम्हारा दम कैसे घुटने लगा? जियो येयांग की आंखों में चिंता देखकर दाओहुआ की निगाहें कुछ टालमटोल कर रही थीं, और उसका दिल थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया। जियो येयांग, तुम्हें भविष्य में मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करना पड़ेगा। जियो येयांग पहले तो अचंभित रह गया,
फिर दाओहुआ के लाल गालों को देखकर वह फिर से हंसा। यह सिर्फ लीची की एक प्लेट है, यह अच्छी कैसे मानी जाएगी। फिर उसने एक और लीची छीली। यहाँ एक और लीची खाओ। लीची को अपने मुंह के पास देखकर दाओहुआ ने अपना सिर घुमा लिया। तुम इसे खाओ। जियो येयांग की आंखें चमक उठी और वह मुस्कुराया। तो फिर तुम इसे मेरे लिए छील दो। दाओहुआ, मुझे क्यों करना चाहिए? जियो येयांग, मैंने आपके लिए छीला है, इसलिए आपको भी इसका प्रतिदान देना चाहिए। क्या आप नहीं जानते कि यह कैसे काम करता है? दाओहुआ ने घूरकर कहा, सपने देखते रहो, मैं इसे तुम्हारे लिए नहीं छील रहा हूँ। जियो येयांग ने कहा, ठीक है, फिर इसे मत छीलो। क्या तुम इसे खाओगे या नहीं? उसने छिली हुई लीची को पकड़कर अपना हाथ बढ़ाया। दाओहुआ ने अपना सिर घुमा लिया। आपने जो छीला है उसे मैं नहीं खाऊंगी, मैं इसे स्वयं कर सकती हूँ। जियो येयांग ने अपने हाथ में लीची को देखा। अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो मैं खाऊंगा। इतना कहकर उसने हाथ में लीची खा ली। यह देखकर दाओहुआ ने हताशा में अपना पैर पटक दिया। कुछ देर पहले ही उसने उसे वही लीची ऑफर की थी। जियो येयांग ने दाओहुआ को अपनी ओर घूरते हुए देखकर खुद को निर्दोष बताया। आप ही थे जिसने ना कहा था, इसलिए मैंने इसे खा लिया। दाओहुआ हड़बड़ाते हुए दूर हो गया। अब उसकी ओर देखना नहीं चाहता था। उसने पहले कभी इस बात पर ध्यान कैसे नहीं दिया कि यह आदमी इतना निर्लज्ज हो सकता है। जियो येयांग ने दाओहुआ को स्थिर बैठे देखकर लीची के साथ अगेट प्लेट को उसके करीब धकेल दिया। इन लीची को अच्छा बनने के लिए ठंडा करने की आवश्यकता है। एक बार जब वे गर्म हो जाएंगे तो वे उतने स्वादिष्ट नहीं होंगे। मंडप में दाओहुआ को नीची आंखों से छोटे छोटे टुकड़ों में लीचियां खाते हुए देखकर जियो येयांग को पूरी तरह से संतुष्ट महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि आपको ये लीचियां काफी पसंद हैं। अगले साल मैं तुम्हें और लाऊंगा। अभी के लिए बस इन ताजा लीचियों को आजमाएं। दाओहुआ ने झट से कहा, खुद को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई परेशानी नहीं, जियो येयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको मेरे साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। क्या आपने खुद ये नहीं कहा? हम दोस्त हैं, समारोह में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। दाओहुआ ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी। उसका मतलब यह नहीं था, है ना? जियो येयांग दाओहुआ को लीची खत्म करते हुए देखना चाहता था, लेकिन कुछ ही खाने के बाद उसके चाचा के साथ उसका भरोसेमंद सहयोगी उसे ढूंढने आया और उससे मेहमानों के साथ घुलने मिलने का अनुरोध किया। दाओहुआ ने जल्दी से लीची को अपने मुंह में निगल लिया। बेहतर होगा कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो। मुझे भी भोज में लौटना चाहिए, अन्यथा मेरी माँ चिंता करेगी। जियो येयांग कहने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया, यह देखकर कि दाओहुआ पहले ही खड़ा हो गया था। यदि आप अब इन लीचियों को नहीं खाने जा रहे हैं, तो आपको उन्हें बर्फ पर रखना चाहिए। दाओहुआ ने जल्दी से सिर हिलाया, मुझे पता है। इसके साथ ही उसने लीचियों को वापस खाने के डिब्बे में रख दिया। जियो येयांग उसे अब और नहीं रोक सका, लेकिन उसने फिर भी पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको भोज में वापस ले जाऊं? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, मैं अपना रास्ता ढूंढ सकता हूँ, यह मुश्किल नहीं है। ठीक है, भटकना बंद करो और जाओ। गवर्नर घुओ और मेहमानों को इंतजार मत कराओ। असहाय जियो येयांग केवल डी फू के साथ पवेलियन छोड़ सका। कुछ दूर चलने के बाद भी वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। दाओहुआ मंडप में खड़ा होकर देख रहा था। एक बार जियो येयांग ने कोने को घुमाया, वह जल्दी से स्टूल पर वापस बैठ गई और अपने हाथ के पंखे से खुद को तेजी से हवा करना शुरू कर दिया। इस समय उसकी भावनाएं थोड़ी गड़बड़ थीं। जियो येयांग की उसके प्रति निश्चल दयालुता ने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उस आदमी के मन में सचमुच मेरे लिए भावनाएं हों? दाओहुआ ने बुदबुदाते हुए कहा, और उसके पीछे खड़े वांग मनमन को लगा कि वो उससे बात कर रही है और उसने तुरंत पूछा, मिस, आपने क्या कहा? दाओहुआ अपने होश में वापस आए और वांग म्यानमैन को अपनी ओर देखते हुए देखा। उसने पूछने से पहले थोड़ा सोचा, आप मेरे प्रति जियो येयांग के रवैये के बारे में क्या सोचते हैं? वांग म्यानमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटा राजकुमार स्वाभाविक रूप से आपके प्रति दयालु है, मिस।
दाओहुआ ने फिर पूछा, क्या यह शायद बहुत दयालु है? वांग मैनमैन ने कुछ देर सोचा, वह दूसरों की तुलना में आपके प्रति अधिक दयालु है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके और लिटिल प्रिंस के बीच दूसरों की तुलना में अधिक करीबी रिश्ता है। दाओहुआ चुप हो गया। दरअसल जियो येयांग हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। वो उसके बारे में कुछ भी स्वादिष्ट या मजेदार सोचता, यह कोई हाल की बात नहीं थी। अब वह असहज महसूस कर रही थी क्योंकि उसकी कुछ हरकतें बहुत अंतरंग हो गई थीं। जियो येयांग इस वर्ष 16 वर्ष के थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वो किशोरावस्था के दौर में था और क्योंकि वह उससे परिचित था और वह ऐसी व्यक्ति थी जिसके साथ वह मजाक कर सकता था, उसके प्रति उसका व्यवहार तुच्छ हो गया था। इसके बारे में सोचकर दाओहुआ को काफी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में उससे दूरी बनाकर रखनी होगी। उसने मेज पर रखे खाने के डिब्बे पर नजर डाली और वांग मनमन को उसे उठाने का इशारा किया, चलो, हम भोज के लिए वापस चलेंगे। इस पर सोचते हुए उसने कहा, मेरे वापस जाने के बाद तुम खाने का डिब्बा गाड़ी में ले जाना। हम नहीं चाहते कि बाहरी लोग इसे देखें। लीचियां इतनी स्वादिष्ट थीं कि जियो येयांग को केवल एक हिस्सा ही मिला था, जिससे पता चलता था कि वे कितनी दुर्लभ थीं। भोज में इतने सारे लोगों के साथ वह कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी। दाओहुआ के भोज में लौटने के बाद उसने मैडम ली और अन्य लोगों को एक सरल स्पष्टीकरण दिया, फिर डोंग युवानया और कुछ अन्य लोगों के साथ बातचीत करना और हंसना शुरू कर दिया। भोजन के बाद सभी लोग नाटक देखने आंगन में चले गए। सामने आंगन। जियो येयांग के साथ अपनी निकटता दिखाने के लिए सलाहकार जियांग ने उसे काफी शराब पीने के लिए मजबूर किया। गवर्नर गुओ अपने भतीजे की शराब की क्षमता को प्रशिक्षित करना चाहते थे, उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। भारी शराब पीने के एक सत्र के बाद जियो येयांग को अपना सिर भारी और पैर हल्के महसूस हुए। उन्होंने खुद को गवर्नर गुओ की कंपनी से बाहर कर दिया और थोड़ी देर आराम करने के इरादे से डेफो की बांह पर झुकते हुए आंगन में लौट आए। मास्टर को क्या हुआ? जियो येयांग को चलते हुए लड़खड़ाते हुए देखकर रुई झू तुरंत उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। डेफू ने असंतोष से शिकायत की, यह सब सलाहकार जियांग के कारण है जो मास्टर को बिना रुके टोस्ट करने पर जोर दे रहा है। अब देखो, मास्टर बहुत ज्यादा नशे में है। जल्दी करो, चलो उसे बिस्तर पर ले जाने में मदद करें। साथ में उन्होंने जियो येयांग को बिस्तर पर ले जाने में सहायता की। जैसे ही जियो येयांग लेटा, वह गहरी नींद में सो गया। डेफू ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, शुक्र है कि हमारे मालिक शराब पीने के बाद सो जाते हैं, दूसरों के विपरीत जो नशे में धुत होकर हंगामा करते हैं। रुई झू ने जियो येयांग के जूते उतारे, फिर पूछा, क्या मैं मास्टर को पोंछने के लिए कुछ गर्म पानी तैयार करूं? डेफू ने बाहर तेज धूप की ओर देखा और सिर हिलाया, बेशक, मास्टर इतनी देर से मेहमानों का मनोरंजन कर रहा है, वह असहज होगा। तुम जाओ और पानी उबालो, मैं उसे थोड़ी देर में मिटा दूंगा। रुई झू तेजी से घूमी और चली गई, और कुछ ही समय में वो गर्म पानी का एक बेसिन लेकर लौट आई। डेफू कहाँ है? यह देखकर कि डेफू कमरे में नहीं है, रुई झू झिझक गई और उसकी नजर बिस्तर पर लेटे हुए जियो येयांग पर पड़ी। इतने लंबे समय तक झेंझों में रहने के कारण डेफू हमेशा गुरु के साथ घनिष्ठता से पेश आती थी, जबकि वो केवल विविध कार्य ही कर सकती थी, गुरु के करीब जाने में असमर्थ थी। पानी। तभी जियो येयांग पलट गया और असहज भाव से बैठ गया। यह सुनकर रुई झू जल्दी से उसके लिए एक कप चाय ले आई। जियो येयांग ने चाय ली और एक ही बार में पूरी पी ली, अपनी कनपटी पर मालिश की और फिर लेट गया। पानी का परीक्षण करते हुए रुई झू ने पूछा, मास्टर, क्या मुझे आपके लिए आपका शरीर मिटा देना चाहिए? यह देखकर कि जियो येयांग ने कोई जवाब नहीं दिया, रुई झू ने अपने होंठ काटे, एक कपड़ा लेने के लिए घूमी, उसे गर्म पानी में भिगोया और फिर अपना चेहरा, हाथ और पैर पोंछने के लिए बिस्तर पर चली गई। उनींदा अवस्था में जियो येयांग को लगा कि कोई उसके शरीर को पोंछ रहा है, जिससे उसे शराब की गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। यहाँ तक कि जब उसने देखा कि कोई उसके कपड़े उतार रहा है, तो उसने सहयोग किया।
जियो येयांग के अनुपालन को देखकर रुई झू को राहत महसूस हुई और पहुंचते समय उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसके अंगों के साथ काम खत्म करने के बाद उसने जल्दी से उसका टॉप भी उतार दिया। जियो येयांग के मजबूत शरीर को देखकर रुई झू का चेहरा लाल हो गया। उन शब्दों को याद करते हुए जो महारानी डोवगर ने बीजिंग छोड़ने से पहले उससे कहे थे, उसके कान धीरे धीरे लाल हो गए। बाद में पहुंचने के दौरान रुई झू ने पाया कि उसका मन भटक रहा है और उसके हाथ अनजाने में जियो येयांग की त्वचा को छू गए, खासकर उसकी पीठ पहुंचते समय। जैसे ही उसे ध्यान न देते हुए उसे पलटना पड़ा, उसका पूरा शरीर उसके खिलाफ दब गया। मम्मा, जियो येयांग ने भौहें चढ़ा ली और सांस रोककर कराहने लगा। ड्रिंक के कारण उसका सिर तेज हो रहा था और उसे अपने भीतर केवल एक अनाम गर्मी का एहसास हो रहा था, जो उसे अपने शरीर पर दबाव डाल रही ठंडक को महसूस करने के लिए मजबूर कर रही थी। अपने हाथ को मालिक की पकड़ में फंसा देखकर रुई झू को शर्मिंदगी और चिंता दोनों महसूस हुई। यांग यांग इस साल पहले से ही 16 वर्ष का है। वहां जाने के बाद आपको उसकी अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए और उसे बाहर की लड़कियों से विचलित नहीं होने देना चाहिए। अब से आप उसकी महिला बन जाएंगी, महारानी डोवेगर ने उससे कहा था। महारानी डोवेगर के शब्दों के बारे में सोचते हुए रुई झू ने साहसपूर्वक जियो येयांग की छाती पर अपना हाथ रखा। मास्टर को अपना हाथ रगड़ते देख रुई झू का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी हरकतें और भी साहसी हो गईं, उसके शरीर पर घूमने लगीं। यह अंत है, मैं इतना अविवेकी नहीं हो सकता। जैसे ही जियो येयांग सुखद ठंडक में डूबा हुआ था, दाओहुआ की तिरस्कारपूर्ण आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी और एक झटके के साथ वह अचानक उठ बैठा। जियो येयांग स्तब्ध होकर वहीं बैठा रहा, उसका दिमाग अभी भी अपने हालिया सपने के दृश्यों को दोहरा रहा था। वह और दाओहुआ अपने सपने की अंतरंग छवियों के बारे में सोचते हुए जियो येयांग को शर्मिंदगी महसूस हुई और कुछ हद तक खुशी भी हुई, लेकिन जल्दी ही वह इन भावनाओं से बाहर आ गया और खुद को जोर से थप्पड़ मारा। वह दाओहुआ को इस तरह कैसे अपवित्र कर सकता है? मालिक! जियो येयांग को खुद को मारते देख रुई झू अचंभित रह गई। तभी जियो येयांग को एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी है। रुई झू को देखकर उसने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति काली कर दी। तुम यहाँ क्यों हो? दीफू कहाँ है? रुई झू ने डर से अपना सिर नीचे कर लिया। ये नौकर नहीं जानता कि डेफू कहाँ गया है। रुई झू के हाथ में रुमाल देखकर जियो येयांग अचानक गुस्से में भड़क गया और अचानक खड़ा हो गया। क्या तुम अभी मेरा शरीर पोंछ रहे थे? रुई झू ने शर्मा कर सिर हिलाया। अपना सिर झुकाए हुए उसने यह नहीं देखा कि जब उसने यह स्वीकार किया तो जियो येयांग कितना अप्रसन्न दिख रहा था। एक धमाके के साथ बिस्तर के पास लगे बेसिन को जियो येयांग ने लात मारकर गिरा दिया। क्योंकि वह बहुत करीब थी, बेसिन के पानी ने रुई झू को पूरी तरह से भिगो दिया। जब डेफू बर्फ का एक बेसिन लेकर लौटा तो उसने रुई झू को डूबे हुए चूहे में बदलने का दृश्य देखा। जियो येयांग ने गुस्से से तमतमाते हुए डेफू की ओर देखा। तुम कहाँ गायब हो गए? जियो येयांग के गुस्से को देखकर डेफू ने जल्दी से बर्फ नीचे रख दी और जवाब देने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। इस नौकर ने देखा कि मालिक को गर्मी से पसीना आ रहा था, इसलिए मैं कुछ बर्फ लाने गया। जियो येयांग ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने रुई झू को मेरा शरीर पोंछने के लिए कहा था? डेफू का रंग रूप काफी बदल गया। आखिरकार समझ में आया कि उसका मालिक इतना क्रोधित क्यों था। यह नौकर नहीं था। मैंने बस रुई झू को पानी लाने के लिए कहा, मैं खुद मालिक के शरीर को पोंछना चाहता था। यह सुनकर रुई झू, जो किनारे पर घुटने टेक रहा था, पूरी तरह कांप गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मालिक इतना क्रोधित हो जाएंगे। जियो येयांग की नजर भारी थी और उसने रुई झू को देखा। अब से मेरी अनुमति के बिना तुम्हें मेरे कमरे में आने की अनुमति नहीं है। आज से समर पैलेस में काम पर जाओ। रुई झू एक पल में पीला पड़ गया। मालिक, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। इस नौकर ने देखा कि आप असुविधा में थे और आपकी मदद करने के लिए आगे आया। मैं निश्चित रूप से दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। जियो येयांग ने अविचलित होकर अपना हाथ लहराया।
वह उसके बहाने सुनना नहीं चाहता था। डेफू तेजी से उठा और उसे खींच लिया। एक बार जब सभी लोग चले गए, जियो येयांग ने अपने अभी भी कुछ हद तक धड़कते हुए सिर को रगड़ा और बिस्तर पर वापस बैठ गया और जल्द ही फिर से अपने विचारों में खो गया। जब डेफू वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका मालिक निश्चल बैठा हुआ है। काफी देर के बाद जियो येयांग आखिरकार होश में आया। जाओ, पानी लाओ, मुझे स्नान करना है। हाँ। जैसे ही डेफू मुड़ा, उसने अपने मालिक को एक और वाक्य जोड़ते हुए सुना, ठंडा पानी। डेफू को अब रूई झू की बर्खास्तगी का कारण पूरी तरह समझ में आ गया। दोपहर होते होते विभिन्न परिवार एक के बाद एक जाने लगे। पृथक निवास के द्वार पर जियो येयांग मेहमानों को विदा करने के लिए गवर्नर गुओ के बगल में खड़े थे। जब उसने डेफू से सुना कि यान परिवार भी जाने वाला है, तो वह तुरंत जाना चाहता था। दुर्भाग्य से गवर्नर गुओ ने उन्हें मौका नहीं दिया। यांग यांग, ध्यान केंद्रित करें। हालांकि इन लोगों की आधिकारिक रैंक बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन वे सभी अपने हाथों में वास्तविक शक्ति रखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भविष्य में, चाहे आप कुछ भी करें, अकेले खुद पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। भले ही आप सामाजिककरण का आनंद नहीं लेते हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। जियो येयांग को पता था कि उसके चाचा उसके सर्वोत्तम हितों की तलाश कर रहे थे। हालांकि वह वास्तव में दाओ हुआ को देखने जाना चाहता था, लेकिन उसने धैर्य रखा और रुका रहा। इसके तुरंत बाद महिलाएं एक एक करके बाहर आने लगीं। जिस क्षण दाओ हुआ डोंग युवानयाओ, झू जिंगवान और सू शियू के साथ दिखाई दिया, जियो येयांग की निगाहें उन पर टिक गईं। दाओ हुआ को देखने पर जियो येयांग के दिमाग में तुरंत वही तस्वीरें उभरी जो उसने नशे में होने के बाद सपने में देखी थीं। जैसे ही दाओ हुआ ने उसकी ओर देखा, उसने अपराध बोध से अपनी निगाहें दूसरी ओर हटा ली। केवल एक बार पीछे मुड़कर देखने का साहस किया जब वह नहीं देख रही थी। क्या तुम सच में कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ रहने नहीं आओगे? दाओ हुआ ने डोंग युवानयाओ और सू शियू की ओर देखते हुए पूछा। डोंग युवानयाओ, शायद अगली बार। पिछले कुछ दिनों से मेरी दादी अस्वस्थ महसूस कर रही हैं, इसलिए मुझे उनकी देखभाल के लिए वापस जाना होगा। सू शियू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद मिस यान, लेकिन मौसम बहुत गर्म है और मैं गर्मी का अच्छी तरह से सामना नहीं कर पा रही हूँ। मैं थोपूंगा नहीं। दाओ हुआ ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें आगे नहीं मनाऊंगा, लेकिन जब तुम्हें मौका मिले तो जरूर आना। जरूर। डोंग युवानयाओ और सू शियू दोनों तुरंत एक स्वर में सहमत हुए। इस समय सभी ने जियांग परिवार की मैडम की थोड़ी आत्मसंतुष्ट आवाज सुनी। ये यांग बहुत विचारशील बच्चा है। वह जानता है कि वानिंग का शरीर कमजोर है और वह एक पल के लिए भी उससे नजरें हटाने की हिम्मत नहीं करता है। यह सुनकर दाओ हुआ और अन्य लोग थोड़ा हैरान हो गए। जल्द ही महिलाओं का एक समूह, जो खुद की चापलूसी करने और खुद को खुश करने के लिए उत्सुक था, बोला, यह सिर्फ इतना है कि उनका स्नेह मजबूत है। मैंने चुपचाप झांककर देखा कि जैसे ही मिस जियांग बाहर निकली, लिटिल प्रिंस की नजर उस पर से कभी नहीं हटी। मैडम जू चिढ़ाने के सामने जियांग वानिंग ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। यह देखकर दाओ हुआ सहित चारों ने जानबूझकर मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया। मुझे किसी तरह यह आभास नहीं हुआ कि छोटा राजकुमार उसे देख रहा था। वो स्पष्ट रूप से यहाँ देख रहा था, है ना? झू जिंगवान ने मन ही मन बुदबुदाया। यह सुनकर दाओ हुआ ने तुरंत उसे एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाया, क्या आप परेशानी पैदा करना चाहते हैं और इसे घर लाना चाहते हैं? क्या ऐसा है? झू जिंगवान ने अपनी जीभ बाहर निकाली, मैं जियांग वानिंग के आत्मभ्रम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ ही समय बाद मैडम डोंग और मैडम सू डोंग युवानयाओ और सू शियू को लेकर चले गए। एक बार जब वे चले गए, तो दाओ हुआ और झू जिंगवान भी गाड़ी में चढ़ गए। लिटिल प्रिंस वास्तव में जियांग परिवार के साथ अलग तरह से व्यवहार करता है। क्या वह बस नहीं है? जिस क्षण उसने सुना कि मैडम जियांग और मिस जियांग जा रहे हैं, वह जाने और उन्हें छोड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका।
इस बातचीत को सुनकर दाओहुआ और झोऊ जिंगवान ने जल्दी से गाड़ी का पर्दा उठाया और देखा कि जियो येयांग वास्तव में अपने घोड़े पर बैठा है और जियांग परिवार की गाड़ी को ले गया है। हम्फ, यह देखकर झोऊ जिंगवान ने जोर से खर्राटा लिया। दाओहुआ ने पर्दा नीचे किया और आश्चर्य से पूछा, आप किस बात पर खर्राटे ले रहे हैं? झोऊ जिंगवान ने कहा, मैं चंचल होने के लिए लिटिल प्रिंस पर व्यंग्य कर रहा हूँ। वो पहले आपके बहुत करीब हुआ करता था, और अब जब जियांग वानिंग यहाँ है, तो वह आपको एक तरफ कर देता है। यह सुनकर दाओहुआ झोऊ जिंगवान का मुंह बंद करने के लिए आगे बढ़ा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? झोऊ जिंगवान ने दाओहुआ का हाथ खींच लिया, क्या यह सच नहीं है? अन्यथा जब हम जा रहे होते हैं तो वो हमें अलविदा कहने क्यों नहीं आते, बल्कि दूसरों को एस्कॉर्ट करने चले जाते हैं? दाओहुआ ने उदासीनता से कहा, वे वहाँ रिश्तेदार हैं, स्वाभाविक रूप से वो उन्हें प्राथमिकता देता है। झोऊ जिंगवान ने दाओहुआ पर नजर डाली, क्या आप नाराज नहीं हैं? दाओहुआ ने अधीरता से उत्तर दिया, मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए? झोऊ जिंगवान, मैंने बस सोचा। उसने बीच में ही रोक दिया। उसे झिझकते हुए देखकर दाओहुआ ने तुरंत दबाव डाला, तुमने क्या सोचा? झोऊ जिंगवान ने दाओहुआ की ओर देखा, क्या आप लिटिल प्रिंस के प्रति इतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं? उस पर दाओहुआ तुरंत उत्तेजित हो गया, तुम बकवास मत करो, जियो येयांग के प्रति मेरी दयालुता इसलिए है क्योंकि उसने मेरे परिवार की मदद की है। झोऊ जिंगवान, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? यदि यह सच नहीं है, तो यह भी नहीं है। डोंग युवानयाओ और झोऊ जिंगवान के साथ भी ऐसा ही था। इससे दाओहुआ कुछ हद तक चिढ़ गई क्योंकि वह लगातार अपने पंखे के लटकन से लड़खड़ा रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जियो येयांग के प्रति बहुत अच्छी थी? इतनी कि वे दोनों गलत थे। जब आप बाहर जाते हैं तो अपने साथ खाने का डिब्बा क्यों ले जाते हैं? इसमें क्या है? झोऊ जिंगवान ने गाड़ी के अंदर एक खाने का डिब्बा देखा और सीधे उसे खोलने के लिए पहुंच गए। जैसे ही उसने इसे खोला, उसने अंदर चमकदार लाल लीची देखी और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। दाओहुआ ने उस पर नजर डाली, आप और आपकी भूख। उसी समय गाड़ी के बाहर से मैडम ली और मैडम झोऊ की आवाजें आईं। दाओहुआ ने जल्दी से झोऊ जिंगवान के हाथ से खाने के डिब्बे का ढक्कन छीन लिया और खाने के डिब्बे को ढक दिया। आप मुझे खाने नहीं देंगे? झोऊ जिंगवान ने दाओहुआ को दयनीय भाव से देखा। यह देखकर कि मैडम झोऊ पहले ही गाड़ी में चढ़ चुकी हैं, दाओहुआ जल्दी से झोऊ जिंगवान की ओर झुक गया और फुसफुसाया, जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। झोऊ जिंगवान ने अपनी माँ और मैडम ली की ओर देखा, फिर दाओहुआ की ओर देखा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी चीज के लिए दोषी हैं? दाओहुआ ने जवाब में अपनी आंखें घुमाई, हमफ, और कुछ नहीं कहा। वो किसी भी बात पर हंगामा नहीं करना चाहती थी। बाद में जब उसकी माँ और मैडम झोऊ ने उससे पूछा कि लीची कहाँ से आई, तो उसे क्या जवाब देना चाहिए था? जियो येयांग के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध पहले से ही झोऊ जिंगवान और डोंग युवानयाओ के लिए गलतफहमी पैदा कर चुके थे। अगर मैडम ली और मैडम झोऊ को पता चला कि जियो येयांग ने निजी तौर पर उसे लीची दी है, तो वे क्या सोचेंगे? बच्चों के बीच मजाक एक बात थी, लेकिन वयस्कों की गलतफहमी बड़ा उपद्रव कर सकती थी। अब आप दोनों कौन सी नई चालें चल रहे हैं? मैडम झोऊ ने बिना किसी चिंता के खाने के डिब्बे पर नजर डाली और मजाक किया। मैडम ली ने दाओहुआ की ओर कुछ हद तक सख्त भाव से देखा, जब आप भविष्य में दूसरों से मिलने जाएं तो उचित व्यवहार करें, औचित्य की भावना के बिना बहुत अधिक इधर उधर न घूमें। दाओहुआ को पता था कि मैडम ली केक की घटना का जिक्र कर रही थी, और उन्होंने बिना कुछ बोले अपना सिर नीचे रख लिया। यह देखकर झोऊ जिंगवान ने तुरंत कहा, आंटी, दाओहुआ इसके लिए दोषी नहीं है। यदि आपको करना ही है, तो बिना किसी बड़ी बात को बड़ा बनाने के लिए लिटिल प्रिंस को दोषी ठहराएं। यह सिर्फ एक गुलाबी सुअर के सिर का केक है, यह उसके गुस्से के लायक कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दाओहुआ ने ऊपर देखा और समझाया, उसे गुस्सा नहीं आया, यह बस थोड़ा सा मजा था। मैडम ली की भौहें सिकुड़ गईं और उनकी अभिव्यक्ति अप्रसन्न हो गई।
इतने सारे लोगों के सामने इस तरह खेलना। सुअर के सिर का केक उसकी बेटी का सोचा समझा उपहार था। छोटे राजकुमार ने अपना धन्यवाद भी व्यक्त नहीं किया, इसके बजाय उसने अपनी बेटी को केक का एक टुकड़ा खिलाया जिसे वह खत्म नहीं कर पाई थी, और उस समय इतने सारे लोगों के सामने, क्या वह जानबूझकर उसकी बेटी को अपमानित नहीं कर रहा था? अगर यह कोई और लड़की होती, तो वह निश्चित रूप से अब तक रो रही होती। यह छोटा राजकुमार वास्तव में निष्पक्ष सेक्स को संजोने की अवधारणा को नहीं समझता था। झोऊ परिवार के आखिरी भोज में भी यही कहानी थी। वह अचानक चला गया, बिना यह सोचे कि लड़की डरी हुई थी या नहीं। इस तरह के मनमौजी स्वभाव के कारण उसे वास्तव में अपनी बेटी को उससे दूर रखना चाहिए। दाओहुआ ने कुछ न बोलते हुए फिर से अपना सिर नीचे कर लिया। उसे यह महसूस हुआ, उसकी माँ सचमुच कुछ क्रोधित हो रही थी। मैडम झोऊ ने हंसते हुए चीजों को सुचारू करने की कोशिश की। ठीक है, अब यह इतनी बड़ी बात नहीं है। छोटा राजकुमार शाही परिवार का है, उसका स्वभाव कुछ हद तक लापरवाह है। और क्या बाद में सब कुछ ठीक नहीं हुआ? मैडम ली ने आह भरी, यही कारण है कि मैं चिंतित हूँ। मेरी बेटी बहुत जिद्दी और जिद्दी है। लिटिल प्रिंस का सामना करने पर वह पीछे नहीं हटती। वे हमेशा सिर झुकाए रहते हैं। लेकिन उसके जैसी युवा लड़की लिटिल प्रिंस के खिलाफ क्या कर सकती है? अब वह वही है जो पीड़ित है ना? झोऊ जिंगवान ने मैडम ली को अजीब भाव से देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने दाओहुआ और लिटिल प्रिंस के बीच के रिश्ते को गलत समझा है। दाओहुआ को लिटिल प्रिंस से नुकसान हो रहा है। जब भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ, तो क्या वह छोटा राजकुमार नहीं था जो सुधार करने आया था? झोऊ जिंगवान ने बिना कुछ कहे कोने में रखे खाने के डिब्बे की ओर देखा। वे लीची निश्चित रूप से माफी के लिए थीं। लीची, उसने अपने दादाजी के सेवानिवृत्त होने के वर्ष में केवल कुछ ही लीची खाई थी, और वे उतनी ताजा भी नहीं थीं। अब जब छोटे राजकुमार ने उनमें से एक पूरी डिश पेश की, तो उसे लगा कि उसके इरादे काफी ईमानदार थे। मैडम झोऊ ने मुस्कुराते हुए झोऊ जिंगवान की ओर इशारा किया, मेरी बेटी बिल्कुल वैसी ही है। यह देखकर कि मैडम झोऊ ने विषय बदल दिया है, दाओहुआ ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। गाड़ी धीरे धीरे चली, लेकिन थोड़ी दूर जाकर अचानक रुक गई। फिर उन्होंने कोचमैन को यह कहते हुए सुना, मैडम, ऐसा लगता है कि जियांग परिवार की गाड़ी टूट गई है। वे इसे अभी ठीक कर रहे हैं। हमें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ सकता है। मैडम ली और मैडम झोऊ ने तुरंत एक दूसरे को देखा। समझ गया, अगर हमें इंतजार करना होगा तो हम इंतजार करेंगे। सामने जियो येयांग पूरी तरह से उबकर अपने घोड़े पर बैठा था। यान परिवार की गाड़ी को ठीक पीछे देखकर उसने कुछ शब्द साझा करने के बारे में सोचा, लेकिन वह अपनी झपकी के दौरान देखे गए सपने से छुटकारा नहीं पा सका, और अब उसे दाओहुआ से मिलने के बारे में कुछ डर लग रहा था। गाड़ी के अंदर दाओहुआ और झोऊ जिंगवान भी उब गए थे, इसलिए उन्होंने बाहर के दृश्यों को देखने के लिए गाड़ी का पर्दा उठाया। अचानक झोऊ जिंगवान ने दाओहुआ की बांह को अपने हाथ से हिलाया और उसकी ठुड्डी को सामने की ओर हिलाया। जल्दी आगे देखो। दाओहुआ की नजर दूसरी ओर गई, और जल्द ही उसने जियो येयांग और जियांग वानिंग को एक साथ खड़े देखा। जियांग वानिंग ने पहले जियो येयांग को चाय का कप दिया, फिर उसके पास खड़ी होकर अपने हाथ में गोल पंखे से उसे हवा दे रही थी। इस दृश्य को देखकर दाओहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अपने होंठ भींच लिए। वे बिल्कुल भी विवेकशील नहीं हो रहे हैं। इतने सारे लोग देख रहे हैं। झोऊ जिंगवान दाओहुआ के कान के पास झुक गया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप थोड़े ईर्ष्यालु हैं? दाओहुआ ने तुरंत उस पर तिरछी नजर डाली। ईर्ष्या किसे हो रही है? मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक आंख की किरकिरी है। इतना कहने के बाद वह धीरे से गाड़ी में चली गई और बाहर देखना बंद कर दिया। झोऊ जिंगवान बिना हिले डुले खिड़की पर रुका रहा और ध्यान से देखता रहा। जैसे ही उसने देखा, उसने वेंताओ को एक बड़े घोड़े पर सवार देखा, और तुरंत मुस्कुराकर बोली, वेंताओ, भाई बहन झोऊ। वेंताओ ने भी खिड़की के पास झोऊ जिंगवान को मुस्कुराते हुए देखा। मैडम ली की आवाज सुनी,
और तभी वह अपने होश में वापस आया और उतर गया। मैडम ली ने गाड़ी का दरवाजा खोला, बाहर यान वेंताओ को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, वेंताओ, क्या आपको कुछ चाहिए? यान वेंताओ ने तेजी से आगे बढ़कर उत्तर दिया, महान चाची, जियांग परिवार की गाड़ी टूट गई है और इसकी मरम्मत में कुछ समय लगेगा। एक क्षण में जियांग परिवार अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे ले जाएगा और लिटिल प्रिंस ने सभी को आगे बढ़ने के लिए कहा है। मैडम ली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बस इतना ही। तुम बहुत सीधे सादे बच्चे हो। तुम बस किसी को हमें यह बताने के लिए भेज सकते थे, खुद आने की जहमत क्यों उठाते हो? ठीक है, मुझे मिल गया है। अपना काम जारी रखो। यान वेंताओ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया, महान चाची, मैं बहुत व्यस्त नहीं हूँ। मैं बस तब तक यहीं इंतजार करूंगा जब तक आपकी गाड़ी नहीं गुजर जाएगी, फिर मेरे जाने में देर नहीं होगी। मैडम ली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहने के बाद उसने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और मैडम झो से कहा, मेरा यह भतीजा हमेशा बहुत ईमानदार है। मैडम झो मुस्कुराई, ईमानदार होने में क्या बुराई है? मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। यह उन चालाक बात करने वालों से कहीं बेहतर है जो कभी भी कोई गंभीर काम नहीं कर सकते। झो जिंगवान अचानक बातचीत में शामिल हो गए, माँ, क्या आप भी वेंताओ भाई को पसंद करती हैं? मैडम झो ने अपनी बेटी को तिरछी मुस्कान देते हुए कहा, मुझे न केवल आपका वेंटाओ भाई पसंद है, बल्कि मैं आपके सबसे बड़े यान भाई और आपके चौथे यान भाई को भी पसंद करती हूँ। खत्म करने के बाद उसने मैडम ली की ओर देखा, आपके सभी बच्चे अच्छे हैं। मैडम ली ने बिना रुके हंसते हुए कहा, वे चेंगे से तुलना नहीं कर सकते, जो बहुत पहले शादी करने जा रहा है। मैडम झो ने सिर हिलाया और फिर दोनों महिलाएं बच्चों के वैवाहिक मामलों के बारे में बातचीत करने लगीं। गाड़ी के बाहर यान वेंताओ खिड़की के पास गया और झो जिंगवान को अपनी छाती से एक रेशम की थैली दी। झो जिंगवान ने इसे लिया, यह क्या है? उसे खोलने पर वह अंदर कई लीची देखकर चौंक गई। वेंताओ, तुमने जिंगवान को क्या दिया? दाओहुआ ने आकर देखा तो वह लीची थी। झो जिंगवान ने जल्दी से रेशम की थैली हटा दी और सावधानी से दाओहुआ की ओर देखते हुए कहा, यह मेरा है, तुम्हारा वहां है। उसने खाने के डिब्बे की ओर इशारा करते हुए कहा। उसे नजरअंदाज करते हुए दाओहुआ ने यान वेंताओ की ओर रुख किया, वेंताओ भाई, ऐसा लगता है कि आप अपनी बहन के बजाय दूसरों का पक्ष ले रहे हैं। आपने अपनी बहन को कुछ नहीं दिया, लेकिन आपने इसे एक बाहरी व्यक्ति को दे दिया। झो जिंगवान के पास यह नहीं होगा, बाहरी व्यक्ति कौन है? क्या मैं भी बहन नहीं हूँ? दाओहुआ को अपनी ओर घूरते हुए देखकर यान वेंताओ ने तुरंत समझाया, यह आप दोनों को साझा करने का काम है। इसे एक साथ खाओ। उसने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा, बस मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था। झो जिंगवान ने तुरंत पूछा, वेंताओ भाई, ये लीची कहाँ से आई? यान वेंताओ, सम्राट ने उन्हें गवर्नर गुओ को दिया, बस एक छोटी सी टोकरी। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको ये कैसे मिले? यान वेंताओ ने शर्माते हुए और अपना सिर खुजलाते हुए कहा, कल सैन्य शिविर में मैंने उसके भरोसेमंद सहयोगी को पीटा। गवर्नर ने कहा कि मेरा मार्शल कौशल बुरा नहीं था और मुझे कुछ लीची से पुरस्कृत किया। वाह, वेंताओ भाई, आप कितने अद्भुत हैं। आपने गवर्नर गुओ के भरोसेमंद सहयोगी को भी हरा दिया। मैंने अपने भाई को यह कहते सुना है, गवर्नर गुओ के पक्ष के सभी लोग युद्ध के लिए कठोर हैं। झो जिंगवान ने यान वेंताओ को निःसंकोच प्रशंसा के साथ देखा और यान वेंताओ जवाब में केवल मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा सका। जियांग परिवार ने रास्ता बना लिया और विभिन्न घरों की गाड़ियां धीरे धीरे चलने लगीं। यान वेंताओ यान परिवार की गाड़ी के बगल में अपने घोड़े पर सवार होकर दाओहुआ और झो जिंगवान के साथ धीरे से बात कर रहे थे। आगे जियो येयांग ने जियांग वानिंग पर नजर डाली, जो उसके बगल में खड़ा था, और बचपन की प्रेमिका अफवाह के बारे में सोचा जिसका दाओहुआ ने पहले उल्लेख किया था। वह अचानक उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता था। चचेरे भाई वानिंग, आप ठीक नहीं हैं, आपके लिए गाड़ी के अंदर रहना बेहतर है, उन्होंने कहा। जियांग वानिंग ने मुस्कुराते हुए अपने होठों को सिकोड़ लिया,
यह बस थोड़ी देर के लिए आपके साथ खड़ा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही वह बोल रही थी, जियो येयांग के माथे पर पसीना देखकर उसने उसे पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जियो येयांग यह देखकर जल्दी से पीछे हट गया और कुछ घबराहट के साथ यान परिवार की गाड़ी को देखने लगा जो करीब आने वाली थी। राहत मिली कि दाओहुआ हंस रहा था और यान वेंटाओ के साथ बात कर रहा था और उसने यह नहीं देखा। उसने राहत की सांस ली। उसे चकमा देते देख जियांग वानिंग ने चिल्लाते हुए कहा, बड़े भाई यांग, मैं सिर्फ आपका पसीना पोंछने में आपकी मदद करना चाहता था। जियो येयांग ने कठोरता से कहा, मुझे इसे पोंछने की आपकी जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखें। फिर वह रुका और भौहें चढ़ाते हुए उसने कहा, अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दो। इस तरह देखा जाना अच्छा नहीं है और यह आपकी प्रतिष्ठा के लिए भी बुरा है। जियांग वानिंग ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। इसमें चिंता करने की क्या बात है? मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि दूसरे क्या कहते हैं। बड़े भाई यांग, आप दूसरों की राय की भी परवाह नहीं करते थे, है ना? कुछ वर्षों तक एक दूसरे को न देखने के बाद आप कैसे बदल गए? जियो येयांग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अभी भी दूसरों की राय की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे दाओहुआ की परवाह थी। बचपन की प्रेमिका के बारे में अफवाह सुनकर वह लड़का परेशान हो गया। यदि वह उसे चचेरे भाई विनयन के साथ बहुत घनिष्ठ होते देखता, तो वह निश्चित रूप से क्रोधित हो जाता। जियांग वानिंग ने जोर नहीं दिया, लेकिन विषय बदल दिया। बड़े भाई यांग, मैंने सुना है कि सम्राट ने गवर्नर गुओ को कुछ लीची दी थी। जियो येयांग ने आधे अधूरे मन से गुनगुनाते हुए जवाब दिया, ज्यादा नहीं, बस एक छोटी सी टोकरी। बोलते समय उसकी नजर बार बार यान परिवार की गाड़ी की ओर घूम रही थी। जियांग वानिंग ने हंसते हुए कहा, सम्राट वास्तव में गवर्नर गुओ को महत्व देते हैं। दक्षिण से लीची अक्सर बीजिंग नहीं आती है क्योंकि हर साल केवल कुछ राजकुमारों और मंत्रियों को ही लीची मिलती है। जब मैं बीजिंग में था, ताइहो पैलेस का दौरा करते समय मैं कुछ खा सकता था, लेकिन बीजिंग छोड़ने के बाद उन्हें प्राप्त करना कठिन होता है। भले ही जियांग परिवार कुलीन था, महारानी डोवेगर और महारानी के मातृ परिवार होने के नाते उन्हें अक्सर शाही उपहार नहीं मिलते थे, ज्यादातर महारानी डोवेगर या साम्राज्य से। इस बार जबकि सम्राट ने गवर्नर गुओ को पुरस्कृत किया, उन्होंने उनके परिवार के प्रति कोई इशारा नहीं किया। जियो येयांग का ध्यान धीरे धीरे आ रही यान परिवार की गाड़ी पर था। वह वास्तव में जियांग वानिंग को नहीं सुन रहा था, बस प्रतिक्रिया में गुनगुना रहा था। जियांग वानिंग को यह देखकर कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह इतनी सीधी सादी थी और फिर भी जियो येयांग शामिल नहीं हो रही थी। फिर उसने सोचा, बड़ा भाई यांग हमेशा लापरवाह रहता है और शायद उसका इशारा नहीं समझ पाया होगा, इसलिए उसने फिर कहा, बड़े भाई यांग, मैंने सुना है कि गवर्नर गुओ ने सारी लीची आपको दे दी है। मैं हाल ही में बहुत सारी दवाइयाँ खा रहा हूँ और मुझे लीची की लालसा है। यह काफी स्पष्ट था, है ना? अगर बड़े भाई यांग को अभी भी समझ नहीं आया, तो वह अज्ञानता का नाटक कर रहा होगा। जियो येयांग ने सुना और समझा, लेकिन उसने कहा, मैंने पहले ही लीची खत्म कर दी है। यदि आप कुछ चाहते हैं, तो आपको अपने माता पिता को इसका रास्ता ढूंढना चाहिए। जियांग वानिंग आश्चर्यचकित रह गई, क्या लीची कल ही वितरित नहीं की गई थी? वे इतनी जल्दी कैसे चले गए? हाँ, लेकिन बहुत सारे नहीं थे, वे कुछ ही टुकड़ों में खत्म हो गए। जियो येयांग को मंडप में दाओहुआ को खाना खिलाने का दृश्य याद आया और उसके होंठ मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सके। आह, वो इस बार दाओहुआ के साथ ज्यादा समय बिताने में कामयाब नहीं हो पाया। यह सब उसके चाचा के कारण हुआ, जिन्होंने उस पर मेहमानों के मनोरंजन के लिए जोर डाला, जिससे उसका अधिकांश दिन बर्बाद हो गया। सौभाग्य से वह चतुर था और उसे केक देकर मंडप में रखने में कामयाब रहा। अन्यथा उसे डर था कि उसे उसके साथ अकेले रहने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। उसी समय यान परिवार की गाड़ी वहां से गुजरी। जियो येयांग ने दाओहुआ को अपनी ओर देखते हुए देखकर कुछ हद तक दोषी महसूस करते हुए अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। हम्फ
दाओ हुआ ने जियो येयांग के बिना उनकी गाड़ी को गुजरते हुए देखा और उनके पास आकर उनका स्वागत करने की जहमत भी नहीं उठाई। उसे अपने दिल में नाराजगी महसूस हुई। तभी उसने पास में कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना। लिटिल प्रिंस और मिस जियांग वास्तव में एक सुंदर जोड़ी हैं। एक साथ खड़े होने पर वे बिल्कुल मिलते जुलते आभूषणों की जोड़ी की तरह दिखते हैं। क्या यह सच नहीं है? मिस जियांग और लिटिल प्रिंस पारिवारिक पृष्ठभूमि और शक्ल सूरत के मामले में बिल्कुल उपयुक्त हैं, और एम्प्रेस डाउजा के साथ एक संबंध के रूप में मैं कहूंगा कि इस बात की अच्छी संभावना है कि उनकी पहले से ही मंगनी हो चुकी है। बिल्कुल यही मैं सोच रहा हूँ। अन्यथा एक दूसरे के प्रति उनका व्यवहार इतना घनिष्ठ क्यों होता? और इसके अलावा, क्या आपने सुना है कि मैडम जियांग क्या कहती हैं? हर शब्द उनकी निकटता को दर्शाता है। ऐसी बचपन की दोस्ती बहुत अच्छी चीज होती है। इस वार्तालाप को सुनकर दाओ हुआ को और भी असहज महसूस हुआ और वह गाड़ी में वापस चली गई, अपनी आंखें बंद कर ली और चुप रही। इस बात से अनजान थी कि उसका तीसरा भाई कब चला गया था। 1 घंटे बाद वे यान निवास पहुंचे। मैडम झो के साथ घर में दाखिल हुई। उनके पीछे दाओ हुआ और झो जिंगवान थे। क्या हुआ? लगता है आप में ऊर्जा की कमी है, झो जिंगवान ने हैरान होकर पूछा। दाओ हुआ ने आकाश की ओर इशारा किया। मौसम इतना गर्म है, किसी भी ऊर्जा का होना अजीब होगा। क्या आपको गर्मी नहीं लग रही है? झो जिंगवान ने हाथ से पकड़े पंखे से खुद को हवा किया। बेशक, यह गर्म है। दाओ हुआ ने सुझाव दिया, आइए वापस जाएं और अच्छे से स्नान करें, और फिर तरबूज के रस से अपनी प्यास बुझाएं। झो जिंगवान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दाओ हुआ मंडप। स्नान करने के बाद दाओ हुआ बाहर आया और उसने देखा कि झो जिंगवान पहले से ही बांस की ठंडी चटाई पर बैठा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? झो जिंगवान ने उत्तर दिया, मैं बचपन से ही नहाने में हमेशा तेज रहा हूँ। आप ठीक समय पर आए, मेरे खाने के लिए लीची ले आओ। दाओ हुआ बेबसी से मुस्कुराया और वांग मनमन को लीची लाने का संकेत दिया। वह बिस्तर के दूसरी ओर बैठ गई, अपने बाल सुखाते हुए, और पूछा, मेरे तीसरे भाई के बालों के बारे में क्या? झो जिंगवान का चेहरा उतर गया और उसने चाय की मेज पर रेशम की थैली की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे याद मत दिलाओ। तीसरे भाई यान ने उन्हें बर्फ से पैक नहीं किया था। मैंने एक कोशिश की, और यह अब ताज़ा नहीं है। क्या ऐसा है? दाओ हुआ ने नजर डाली और पाया कि लीची वास्तव में बहुत ताज़ा नहीं थी, कुछ को चोट भी लगी हुई थी। ठीक है, बेहतर होगा कि आप इन्हें न खाएं। क्यों नहीं? झो जिंगवान ने रेशम की थैली छीन ली। यह तीसरे भाई यान की विचारशीलता है। भले ही उनका स्वाद उतना अच्छा न हो, फिर भी मुझे उन्हें खाना चाहिए। इसके साथ ही उसने सीधे बैग से लीची छीलना शुरू कर दिया। उसे देखकर दाओ हुआ पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर गंभीरता से उस पर अपनी निगाहें जमाईं। जैसे ही झो जिंगवान ने लीची को अपने मुंह में डाला और दाओ हुआ की घूर कर देखा, उसने पूछा, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? दाओ हुआ ने झिझकते हुए कहा, क्या मेरे तीसरे भाई की कोई चीज सचमुच इतनी अच्छी है? झो जिंगवान ने सिर हिलाया। थर्ड ब्रदर यान की कोई भी चीज स्वाभाविक रूप से अच्छी होती है। अगर आपको थैली में लीची पर्याप्त ताजी नहीं लगती है, तो उन्हें न खाएं। यह कहते हुए उसने थैली को थोड़ा बगल में सरका लिया। दाओ हुआ कुछ अवाक था, यह देखकर कि झो जिंगवान को अपने तीसरे भाई द्वारा दी गई चीजों की कितनी परवाह है। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डर था कि वह इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रही होगी और चुपचाप अपने बाल सुखाती रही। जब प्यार का मामला आया, तो वह अभी भी अनुभवहीन थी, सिद्धांतों का खजाना, फिर भी व्यवहार में पूरी तरह से अनभिज्ञ। एक रात यान परिवार में रुकने के बाद अगले दिन मैडम झो जिंगवान को ले गईं और चली गईं। दाओ हुआ उन्हें गोदी तक ले गया। दोनों लड़कियों की एक दूसरे से अलग होने की अनिच्छा को देखते हुए मैडम झो मुस्कुराईं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को फिर से नहीं देख पाएंगे। यही, आपके बड़े भाई झो की जल्द ही शादी होने वाली है, और जब वह समय आएगा, तो आपको कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर रहना होगा।
दाओहुआ ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, आंटी, बेहतर होगा कि आप यह न सोचें कि समय आने पर मैं बहुत शोर मचाता हूँ। मैडम झोऊ ने मुस्कुराते हुए दाओहुआ की ओर देखा, चिंता मत करो, हमारे घर पर पहले से ही एक बंदर है, एक और के होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों को हंसी के साथ विदा करने के बाद दाओहुआ इत्मीनान से आवास की ओर वापस चली गई। एक बार वापस आंगन में दाओहुआ ने देखा कि लीची ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेशम की थैली गायब थी और उसने तुरंत पूछा, गायूं, लीची के लिए रेशम की थैली कहाँ है? गुयू ने एक पल के लिए सोचा, ऐसा लगता है कि मिस झो ने इसे छीन लिया। वांग मैनमैन हैरान थे, मिस झो एक पुरानी रेशम की थैली क्यों लेगी? और यह एक आदमी की शैली भी है। यह सुनकर दाओहुआ को अपने दिल में अचानक धड़कन महसूस हुई। मुझे मत बताओ कि जिंगवान के मन में वास्तव में मेरे तीसरे भाई के लिए भावनाएं हैं। इस पर कुछ विचार करने के बाद दाओहुआ को एहसास हुआ कि उसका तीसरा भाई झोऊ जिंगवान के साथ कुछ अलग व्यवहार कर रहा था, जिससे उसे तुरंत सिरदर्द हो गया। क्या झोऊ परिवार मेरे तीसरे भाई को उपयुक्त मानेगा? भले ही मेरा तीसरा भाई वर्तमान में वांग्यू अकादमी में मार्शल आर्ट का अध्ययन कर रहा है, लेकिन वह झोऊ परिवार द्वारा चुने जाने वाले योग्य लोगों के दायरे में नहीं आता है। मेरा चौथा भाई एक संभावना हो सकता है, लेकिन जहां तक तीसरे भाई की बात है, अंत में वो सिर्फ मेरे पिता का भतीजा है और दूसरों की नजर में यह रिश्ता हमेशा कुछ हद तक कमतर ही देखा जाता है। प्राचीन समय में, क्योंकि पुरुषों और महिलाओं को बातचीत करने के कम अवसर मिलते थे, लिंगों के बीच परिचितता आसानी से स्नेह का कारण बन सकती थी। मेरा तीसरा भाई एक ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो सुरक्षा की मजबूत भावना देता है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जिंगवान उसकी ओर आकर्षित है। अगर पिता का आधिकारिक पद थोड़ा ऊंचा होता तो अच्छा होता, बस थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ तक एक भतीजे के रूप में उन्हें कई परिवारों के लिए एक बहुत अच्छे जोड़े के रूप में देखा जाएगा। यह सोचते हुए दाओहुआ ने वांग मैनमैन से किन जियाओलियू को बुलाने के लिए कहा। मिस, क्या आपने मुझे बुलाया? किन जियाओलियू तेजी से पहुंचे। वह हाल ही में एस्टेट से तरबूज बेचने और अक्सर बाहर घूमने में व्यस्त था, जिससे उसका रंग कुछ काला हो गया था। उसे पसीने से लथपथ देखकर दाओहुआ ने जल्दी से गयू से एक कप चाय डालने को कहा। धन्यवाद, मिस, किन जियाओलियू ने चाय लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा और फिर गर्मी की परवाह किए बिना एक घूंट में पूरी चाय पी ली। यह देखकर कमरे में सभी नौकरानियां हंसने लगीं। वांग मैनमैन आगे बढ़े, चाय का कप उठाया और किन जियाओलियू की ओर देखा। यह बिलुओं चुन चाय विशेष रूप से लिटिल प्रिंस द्वारा मिस के लिए भेजी गई थी। इसका स्वाद धीरे धीरे लिया जाना चाहिए। दूसरी ओर, आप इसे ऐसे पीते हैं जैसे आप एक ही सांस में चपरासी चबा रहे हों। दाओहुआ मुस्कुराए और उपेक्षा से अपना हाथ लहराया, इतना उपद्रव क्या है? जाओ और दूसरा कप डालो। हाँ, वांग मैनमैन ने अनुपालन किया और कप को फिर से भर दिया और इसे किन जियाओलियू को वापस सौंपते हुए कहा, धीरे धीरे पियो, खुद को मत जलाओ। वांग मैनमैन की ओर देखते हुए किन जियाओलियू मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा और धीरे से चाय की चुस्की ली। दाओहुआ की नजर उन दोनों के बीच आगे पीछे घूमती रही और फिर वह चुपचाप दूसरी ओर देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बस मुट्ठी भर कुत्ते का खाना खिलाया गया हो। एक बार जब किन जियाओलियू ने अपना चाय का कप रखा, तो दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जियाओलियू, आप हाल ही में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैंने खाता बही देखी है और इस साल के तरबूजों से आय बहुत अच्छी है। किन जियाओलियू ने तुरंत उत्तर दिया, मिस, आप इसे बड़ा चढ़ाकर बता रही हैं। यह उतना कठिन नहीं है, मुझे यही करना चाहिए। तरबूज आज अच्छी तरह से बिके, मुख्य रूप से क्योंकि प्रसिद्धि जिंगझोऊ तक फैल गई है। जैसे ही मई आता है, हमारे पास व्यापारी खरीदने के लिए आते हैं, हर बार हजारों पाउंड का ऑर्डर देते हैं। हमारी संपत्ति के तरबूज अब कुछ हद तक कम आपूर्ति में हैं। सौभाग्य से ताओहुआ गांव के तरबूज भी एक के बाद एक पक रहे हैं, जिसने हमें स्टॉक खत्म होने से बचा लिया। दाओहुआ ने सिर हिलाया और फिर पूछा, चीनी रतालू कैसे बढ़ रहे हैं? यदि शाह काउंटी चीनी रतालू उगाकर गरीबी से बाहर निकल सकती है,
तो उसके पिता भी एक अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। किन जियाउलियू, वे अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। मैंने किराएदार किसानों को उन पर कड़ी नजर रखने और यदि कोई समस्या हो तो तुरंत रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। दाओहुआ ने यह भी कहा, तरबूज बेचने के बाद विभिन्न स्थानों पर घूमें। मैं एक और संपत्ति खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। टमाटर पहले से ही अंतरिक्ष में लगाए जा चुके हैं और जल्द ही वह बीज के एक बैच की कटाई करने में सक्षम होगी, जिसे बाद में लगाया और प्रचारित किया जा सकता है। किन जियाओलियू ने सहमति में सिर हिलाया। बाद में दाओहुआ ने विभिन्न संपदाओं की स्थितियों के बारे में पूछताछ की और उसे जाने दिया। वांग मनमन उसे विदा करने वाली थी और अपने गालों को कुछ हद तक लाल करके लौट रही थी। इस दृश्य को देखकर दाओहुआ को यह काफी मनोरंजक लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और दोनों को अपने रिश्ते को अपने आप विकसित करने दिया। जून के मध्य में यान वेनशियू और उनके दो भाई अकादमी से लौटे। उसके बाद जियो येयांग, डोंग युवानक्सुआन और सु होंगक्सन आए। तुम इस समय वापस क्यों आए हो? यान की दादी और मैडम ली दोनों आश्चर्यचकित दिखे। यान वेनशियू ने उत्तर दिया, माँ, मैं थोड़ा पहले अपने गृहनगर वापस आना चाहता था। मैडम ली ने कहा, लेकिन प्रांतीय परीक्षा अभी भी लगभग 2 महीने दूर है। हम इतने लंबे समय से अपने गृहनगर से दूर हैं, आप बहुत जल्दी लौट आए हैं। यदि आप इसके आदी नहीं हैं तो क्या होगा? यान वेनशियू ने उत्तर दिया, हमें इतनी जल्दी लौटने की जरूरत नहीं है। मेरी योजना जुलाई के मध्य में जाने की है। मैं इन दिनों घर पर रहना चाहता हूँ और नीतिगत बहसों पर पिता और मास्टर जियो से सलाह मांगना चाहता हूँ। मैडम ली ने और अधिक कुछ नहीं कहा। हम, आपकी दादी और मैं दोनों, वास्तव में इन मामलों को नहीं समझते हैं। आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। बोलते समय उसने अपनी नजर यान वेनताओ और यान वेनकाई की ओर घुमाई। और आप दोनों के बारे में क्या? यान वेनकाई ने तुरंत कहा, माँ, क्या आप भूल गईं? पहले मैंने और मेरे तीसरे भाई ने परिवार को बताया था कि हमने इस महीने प्रशिक्षण के लिए गवर्नर गुओ के सैन्य शिविर में लिटिल प्रिंस का पीछा करने की योजना बनाई है। मैडम ली ने सिर हिलाया। दरअसल दोनों युवकों ने पहले भी इसका जिक्र किया था और उनके पिता और तीसरे चाचा दोनों सहमत थे। यान की दादी को थोड़ी चिंता हुई। आप दोनों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सावधान रहना चाहिए कि प्रशिक्षण के दौरान खुद को चोट न लगे। यान वेनकाई ने मुस्कुराते हुए उन्हें आश्वासन दिया, दादी, चिंता मत करो, हम अपना अच्छा ख्याल रखेंगे। इसके अलावा निंगमेन दर्रा घर के बहुत करीब है। मैं और मेरा तीसरा भाई अक्सर वापस आते रहेंगे। यह सुनकर यान की दादी और मैडम ली दोनों को प्रसन्नता हुई। यान की दादी मुस्कुराई, अक्सर वापस आना अच्छा लगता है। मैं दाओहुआ से तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बनवाऊंगी। यान वेनकाई ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, दादी हमें सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। यान की दादी ने अपने पोते पर चंचल दृष्टि डाली, क्या तुम्हारे पिता और माँ तुमसे प्यार नहीं करते? यान वेनकाई ने भोली मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वे भी हम दोनों से प्यार करते हैं। उसकी प्रतिक्रिया देखकर यान की दादी और मैडम ली दोनों हंसे बिना नहीं रह सकी। उस शाम जियो येयांग और अन्य लोग यान परिवार के निवास पर रुके थे। भोजन के दौरान जियो येयांग यह देखकर निराश हो गया कि वे बाहरी आंगन में बैठे थे। जियो येयांग ने यान वेनकाई को धक्का दिया, जो खाना खा रहा था, और फुसफुसाया, क्या बात है? क्या हम पहले एक साथ खाना नहीं खाते थे? उस दोपहर वह दाओहुआ से अकेले में बात करने का अवसर भी नहीं ढूंढ पाया। यान वेनकाई ने भोजन के कौर के माध्यम से अस्पष्ट रूप से कहा, मेरी माँ ने कहा कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें उचित दूरी बनाए रखने की जरूरत है। जियो येयांग ने भौहें चढ़ाईं, इसमें बचने की क्या बात है? यान वेनकाई ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह हम नहीं हैं जिनसे बचने की जरूरत है, यह मेरी बड़ी बहन और अन्य लोग हैं जिनसे बचने की जरूरत है। आखिरकार आप और भाई डोंग बाहरी हैं। एक दूसरे को अक्सर देखना उचित नहीं है। यह सुनकर जियो येयांग की भूख तुरंत खत्म हो गई और उसे खाना जारी रखने की कोई इच्छा नहीं हुई। दाओहुआ के साथ अधिक समय बिताने के लिए ही उसने अपने चाचा के सेना प्रशिक्षण में शामिल होने की जल्दी की थी, है ना?
अब आंटी ली ने सीधे उसका रास्ता रोक दिया था। जियो येयांग ने यान परिवार में 2 दिन बिताए। दाओहुआ के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के अलावा जब वह यान वेनकाई और वेनताओ के साथ मैडम यान का स्वागत करने गए तो उन्हें शायद ही कभी देखा गया था। तीसरे दिन की सुबह जियो येयांग काफी उदास महसूस करते हुए यान वेनकाई और कुछ अन्य लोगों के साथ घोड़ों पर सवार हुए और निंगमेन दर्रे की ओर चल पड़े। रास्ते में समूह अपने घोड़ों पर तेजी से सरपट दौड़ता रहा। जियो येयांग, एक विशेषज्ञ घुड़सवार, ने अपने फरगना घोड़े पर काफी दूरी तक रास्ता तय किया। यान वेनकाई ने कुछ देर तक पीछा किया, लेकिन जब वह पकड़ में नहीं आया तो उसने कोशिश करना बंद कर दिया और डोंग युवानक्सुआन और अन्य लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगा। क्या आपने देखा है कि लिटिल प्रिंस पिछले कुछ दिनों से कुछ हद तक उदासीन लग रहा है? डोंग युवानक्सुआन की आंखें चमक उठीं। छोटा राजकुमार स्पष्ट रूप से परेशान था क्योंकि उसने सिस्टर यान को नहीं देखा था। वास्तव में जब भी वे यान परिवार से मिलने जाते थे तो वे सिस्टर यान की उज्ज्वल मुस्कान देखने के इतने आदी हो गए थे कि इस बार ऐसा नहीं होना काफी असामान्य लगा। सू होंगक्सिन ने टिप्पणी की, सुस्त नहीं। वास्तव में नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि लिटिल प्रिंस पिछले 2 दिनों से बुरे मूड में है। आप उसके बगल में चलते हुए ही ठंडक महसूस कर सकते हैं। लिटिल प्रिंस की उपस्थिति दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। आप जानते हैं, हम उसके साथ बड़े हुए हैं, तो हमारे बारे में हमारे पास वही आधिकारिक आभा कैसे नहीं है जो वह बिना गुस्सा किए भी रखता है। आजकल जब भी छोटा राजकुमार भौहें सिकोड़ता है तो मुझे थोड़ा डर लगता है। यान वेनकाई ने वास्तव में विचार में अपनी भौहें सिकोड़ ली, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं स्वाभाविक रूप से सहज और खुशमिजाज हूँ। मैं उसकी कठोर नजर को नहीं हटा सकता। आप सहज हैं। सू होंगक्सिन ने मजाक उड़ाया, इतने सहज कि आप मुस्कुराहट के साथ डोंग जियानग्रोंग की बांह तोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि फ्रेंडली टाइगर आपके लिए बेहतर वर्णन हो सकता है। यान वेनकाई ने जवाब दिया, वह उसकी अपनी गलती थी। उसने मुझे बार बार उकसाया। क्या उसे लगता है कि मुझमें गुस्सा नहीं है? फिर से हंसते हुए सू होंगक्सिन ने कहा, अगर हम सहज होने के बारे में बात कर रहे हैं तो वेंटाओ ही असली सौदा है। मैंने उसे कभी किसी के साथ गर्म बहस में पड़ते नहीं देखा। उस समय यान वेनकाई और डोंग युवानक्सुआन ने सू होंगक्सिन को ऐसे देखा जैसे वह एक बेवकूफ हो। वेनताओ कभी भी गर्मागर्म बहस में नहीं पड़ा क्योंकि जो कोई भी उसे उकसाता वह अंततः उससे ठंडा पड़ जाता, उसे गुस्सा होने का मौका भी नहीं मिलता। अपने आमतौर पर शांत रहने वाले तीसरे भाई को देखते हुए यान वेनकाई ने सोचा, तीसरे भाई, जब हम हर दिन एक साथ सोते हैं और खाना खाते हैं तो तुम मुझसे इतने मजबूत कैसे हो जाते हो? डोंग युवानक्सुआन और सू होंगक्सिन भी वेंटाओ की ताकत के बारे में उत्सुक थे। आखिरकार यह वही व्यक्ति था जिसने अकेले ही गवर्नर के भरोसेमंद सहयोगियों को मार गिराया था। वेंताओ ने फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरे पास एक अच्छी नींव है। अपने गृहनगर में एक बच्चे के रूप में उन्होंने अपने सबसे बड़े और चौथे भाइयों की तरह अच्छा खाना नहीं खाया होगा, लेकिन दाओहुआ को हमेशा परिवार के लिए खाना बनाना पसंद था। उनका मानना कि उनकी सारी ताकत दाओहुआ द्वारा उन्हें खिलाए गए भोजन से आती है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनकी दादी, पिता, माता और ज़ियाओलियू परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक स्वस्थ थे? यान वेनकाई एक पल के लिए चुप हो गए, फिर कहा, मुझे भविष्य में अपनी सबसे बड़ी बहन से और अधिक पोषण लेना चाहिए। सू होंगक्सिन ने फिर से शुरुआत की, तुम्हें अधिक पोषण की आवश्यकता है। यदि तुम्हें और अधिक पोषण मिलेगा तो तुम एक बैल में बदल जाओगे। युवानक्सुआन और मैं ही हैं जिन्हें अधिक खाना चाहिए। सिस्टर यान बहुत पक्षपाती है, केवल आप तीनों और छोटे राजकुमार को दवा भोजन भेज रही है। पिछली बार अगर मेरी नज़र उस पर नहीं पड़ी होती तो मुझे नहीं पता होता कि उसने आप लोगों के लिए एक विशेष व्यवस्था की है। यह बहुत पक्षपातपूर्ण है। वैसे भी युवानक्सुआन और मैं भी उसके सौतेले भाइयों की तरह हैं, है ना? यान वेनकाई ने आपत्ति जताई, क्या सौतेला भाई? बिना सोचे समझे संबंधों का दावा मत करो। उस विवरण से अप्रभावित
सू होंगक्सिन ने जोर देकर कहा, यह भाई होने के बारे में नहीं है, यह इस तथ्य के बारे में है कि अब हम सभी एक साथ सैन्य शिविर में प्रशिक्षण ले रहे हैं। सिस्टर यान पसंदीदा खेल जारी नहीं रख सकती, हमें भविष्य में भी उसकी कुछ दवाएं खानी चाहिए। यान वेनकाई की आंखें चौड़ी हो गईं, बिल्कुल नहीं, मुझे कभी भी पर्याप्त नहीं मिलता जैसा कि यह है। अगर कोई उसका खाना छीनने की कोशिश करता तो वो उससे लड़ने लगता। तो फिर आप उससे और अधिक बनाने के लिए क्यों नहीं कहते? तुम खुद ही बताओ उसे। ठीक है, अगली बार जब मैं आपके घर आऊंगा तो सिस्टर यान से इस बारे में बात करूंगा। डोंग युवानक्सुआन चुपचाप सुनता रहा, बिना कोई हस्तक्षेप किए। वो सू होंगक्सिन की तरह नहीं था, जो हमेशा अपने मन की बात कहता था। भले ही वे यान भाइयों के करीबी थे, लेकिन अपनी बहन से उनके लिए खाना बनाने के लिए कहना ऐसा कुछ नहीं था जिसे बोलने में वह सहज महसूस करते थे। हर महीने की शुरुआत में लिटिल प्रिंस में देखे गए औषधि भोजन को याद करते हुए डोंग युवानक्सुआन की आंखें गहरी हो गईं। सिस्टर यान ने वास्तव में छोटे राजकुमार के साथ अलग व्यवहार किया। उनमें से एक ने कहा, ठीक है, काफी बातचीत हो गई, छोटा राजकुमार नजरों से ओझल हो गया है। चलो जल्दी करें और पकड़ लें। यान निवास। माँ, कल मैं मास्टर और दादी गू के साथ रहने के लिए ताओहुआ पर्वत जाना चाहूंगा। खाने की मेज पर दाओहुआ ने मैडम ली से कहा। मैडम ली अपनी बेटी के बाहर जाने के लिए उत्सुक नहीं थी। अब जब उसकी बेटी बड़ी हो गई थी, तो उसके लिए सार्वजनिक रूप से इतना उजागर होना अच्छा नहीं था। हालांकि इससे पहले कि वह बोल पाती, दादी यान ने पहले ही अपना मुंह खोल दिया था। आगे बढ़ें। आप अपने गुरु के एकमात्र शिष्य हैं, उनके साथ अधिक समय बिताना सही है। इस बार मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मौसम बहुत उमस भरा है और मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। दाओहुआ ने तुरंत पूछा, दादी, क्या आप ठीक हैं? ग्रानी यान मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा गर्मी से बचने वाली हूँ। अंदर रहना अच्छा है। दाओहुआ ने सिर हिलाया, बाद में मैं रसोई को इस अवधि के दौरान अधिक मूंग सूप बनाने का निर्देश दूंगा। यह गर्मी से राहत के लिए अच्छा है। अगले दिन दाओहुआ ने अपना सामान पैक करने के बाद वांग मनमन, गुयू और बीशी के साथ छोड़ दिया। लिक्सिया घर की निगरानी करने के लिए पीछे रुकी। दाओहुआ मंडप में लोग बीशी को युवा महिला के साथ बाहर जाते देखकर बहुत ईर्ष्यालु थे। बी वेई ने बीशी के बिस्तर पर नजर डाली, एक पल के लिए रुकी, फिर अपने काम में लग गई। जब तक उसने अपना काम अच्छी तरह से किया, उसे विश्वास था कि एक दिन युवा महिला उसके अच्छे काम को पहचानेगी। ताओहुआ गांव। दाओहुआ ने गयू, बीशी और 2 बूढ़ी नौकरानियों को एस्टेट में छोड़ दिया, फिर केवल वांग मैनमेन के साथ ताओहुआ पर्वत पर चला गया। मास्टर, दादी, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही उसने ताओहुआ मंदिर में कदम रखा, दाओहुआ ने जोर से घर में बुलाया। तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? न तो तुम्हारी दादी गू और न ही मैं अभी तक बहरे हैं। गू जियान सख्त चेहरे के साथ कमरे से बाहर चला गया। उसका लहजा तीखा था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की झलक थी। दाओहुआ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं मास्टर को देखने के लिए उत्साहित था? गू जियान ने एक बार हम फैड किया, घूम गया और वापस अंदर चला गया। इतनी सारी चीजें क्यों? जैसे ही दाओहुआ ने संरक्षित नाशपाती को मेज पर रखा, उसने कमरे में कई खाद्य पदार्थ रखे हुए देखे। मास्टर, क्या आप काउंटी शहर गए थे? गू जियान ने पास में हिरन के सींग और दालचीनी पर नजर डाली, अपने होंठ मोड़े और कहा, क्या आप इन्हें काउंटी शहर में खरीद सकते हैं? वो कुछ दिन पहले जियो के लड़के का था। दादी गू मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आई। दाओहुआ उसकी सहायता के लिए तेजी से आगे बढ़ा और आश्चर्यचकित होकर बोला, जियो ये यांग। वो आया। दादी गू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, काफी खुश दिख रही थी। हाँ, अगर आप कुछ दिन पहले आए होते, तो शायद आपने उसे देखा होता। दाओहुआ मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। जियो येयांग के जन्मदिन के भोज से लौटने के बाद, उसकी मां ने उसे जियो येयांग से दूरी बनाए रखने के लिए आगाह किया था। जब जियो येयांग आखिरी बार उसके घर गई थी, और उसने उसे अपनी दादी के पास देखा था,
तो उसकी माँ ने भी उसे रास्ते से हटाने का बहाना बना लिया था। हुआ यूं कि वह उस समय थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, इसलिए वह अपनी माँ की इच्छा के अनुसार चली गईं। पक्षी की चीख सुनकर दाओहुआ घर से बाहर निकली और ऊपर देखा। बाज को ताओहुआ मंदिर के ऊपर मंडराते देखा और जोर से हंसने लगी। घर के अंदर दादी गू और गू जियान ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जैसे ही दाओहुआ ने बाज को देखा, उसने अनुमान लगाया कि यह जियो येयान का है, और निश्चित रूप से अगले दिन वह डेफो के साथ इसकी तलाश में आया। सुबह के 11 बजे थे जब दो आदमी आए। दोनों की पीठ पर कपड़े पसीने से लथपथ थे। तुम इस समय क्यों आए हो? क्या तुम्हें इस तेज धूप में लू लगने का डर नहीं लगता? बूढ़ी औरत गू ने तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ जियो येयान की ओर देखा। गू जियान ने भी उस पर अप्रसन्न दृष्टि डाली। जियो येयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो दादी, मैं अच्छे स्वास्थ्य में हूँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बूढ़ी महिला गू ने नाखुश होकर कहा, भले ही आप अच्छे स्वास्थ्य में हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसका इस तरह दुरुपयोग करना चाहिए। जियो येयांग धीरे से मुस्कुराया। बुजुर्ग दंपत्ति की चिंताओं पर बात करने में असमर्थ रहा और केवल सुन सका। दाओहुआ किनारे बैठकर देख रही थी, और उसे अत्यधिक पसीना आता देख वह उसे ठंडी चाय का कप देने के लिए खड़ी हुई। पहले ठंडा होने के लिए चाय का एक घूंट लो। जियो येयांग की नजर दाओहुआ पर अटक गई। वह सीधे उसे घूर रहा था। चाय लेते समय वह मुस्कुराया, लेकिन उसने चाय नहीं पी। यह देखकर कि वह शराब नहीं पी रहा था, दाओहुआ हैरान हो गया। क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी? ओह! जियो येयांग वास्तविकता में वापस लौटा और फिर अपने हाथ में ली हुई चाय पी गया। उसे इतनी जल्दी जल्दी पीते देख दाओहुआ ने तुरंत कहा, धीरे करो, क्या तुम्हें एक और कप चाहिए? जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा और सिर हिलाया, हाँ कृपया। दाओहुआ ने अपना प्याला फिर से भर दिया और देखा कि पसीने की बूंदें अभी भी उसके गालों से टपक रही हैं। उसने अपना सिर हिलाया, चायदानी नीचे रखी और रसोई में जाने के लिए मुड़ गई। जियो येयांग जल्दी से सीधा हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? दाओहुआ ने अपना सिर पीछे नहीं घुमाया, मैं तुम्हारे लिए अपना चेहरा धोने के लिए गर्म पानी लाने जा रही हूँ। यह सुनकर जियो येयांग वापस बैठ गया, चुपचाप अपने हाथों में चाय पी रहा था। उधर डेफू ने अपने मालिक को इस तरह देखा और किसी तरह महसूस किया कि वह थोड़ा मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। दाओहुआ तुरंत गर्म पानी लेकर वापस आया और जियो येयांग को एक गीला तौलिया दिया। तौलिए से खुद को पोंछने से पहले जियो येयांग ने दाओहुआ पर एक नजर डाली। जियो येयांग के अपना चेहरा और हाथ पोंछने के बाद दाओहुआ ने कहा, मैंने मनमन को थोड़ा पानी गर्म करने के लिए कहा है। तुम और डाफू पहले स्नान करो, फिर खाना खाने आओ। जियो येयांग ने तौलिया वापस बेसिन में डाल दिया और सिर हिलाया, ठीक है। उसके बाद जियो येयांग ने खुद को ओल्ड लेडी गू और गू जियान से माफ कर दिया, फिर कपड़े धोने और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया। दरअसल जियो येयांग का ताओहुआ मंदिर में अपना कमरा था। जब से वह सड़क की मरम्मत के दौरान कुछ समय के लिए रुका था, ओल्ड लेडी गू ने जोर देकर कहा कि जब भी वह रहना चाहे तो उसके लिए कमरा हमेशा मौजूद रहे। 2 कप चाय पीने के समय के भीतर जियो येयांग ताज़ा कपड़े पहनकर भोजन कक्ष में लौट आया। उस समय तक दाओहुआ ने पहले ही मेज पर भोजन रख दिया था। बूढ़ी महिला गू ने जल्दी से जियो येयांग को इशारा किया, आओ और भोजन के लिए बैठो। तुमने आज अच्छा समय बिताया है, यी ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। जियो येयांग ने अपनी सीट संभाली और मेज पर रखे व्यंजनों को देखते हुए ध्यान दिया कि उनमें से कई उसके पसंदीदा थे। वह दाओहुआ को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, जो बूढ़ी औरत गू और गू जियान को सूप परोस रहा था। जियो येयांग की नजर को महसूस करते हुए दाओहुआ ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा और उसे ठीक से खाने का संकेत दिया। जियो येयांग चुपचाप मुस्कुराया और अपना भोजन खोदने लगा। दादी, इसे आजमाएं। मास्टर गू, यहाँ आपके पसंदीदा उबले हुए सुअर के मांस के टुकड़े हैं। जियो येयांग ने अपना भोजन खाया, और कभी कभी वह 2 बुजुर्गों की प्लेटों में भोजन रखने के लिए सर्विंग चॉपस्टिक का उपयोग करता था।
जब दाओहुआ को सेवा देने की बात आई तो वह थोड़ा अधिक लापरवाह था। उसे चॉपस्टिक बदलने की परवाह नहीं थी, बल्कि उसकी सेवा के लिए अपनी चॉपस्टिक का उपयोग कर रहा था। दाओहुआ ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बूढ़े जोड़े ने यह सब देखा। दोनों को इतनी अच्छी तरह घुलते मिलते देखकर ओल्ड लेडी गु मन ही मन प्रसन्न हुई। गु जियान ने जियो येयांग पर नजर डाली, लेकिन अपनी छोटी सी योजना का खुलासा नहीं किया। दोपहर के भोजन के बाद दाओहुआ ने आंगन में थोड़ी देर टहलने में बूढ़ी दादी गु की सहायता की। एक बार जब दादी गु दोपहर की झपकी के लिए अपने कमरे में चली गईं, तो दाओहुआ को भी नींद आ गई और वह अपने कमरे की ओर चली गई। हालांकि जैसे ही वह मुख्य घर से बाहर निकली, उसने जियो येयांग को बरामदे के नीचे खड़ा देखा। मौसम इतना गर्म है, आप बाहर खड़े रहने के बजाय घर के अंदर क्यों नहीं रह रहे हैं? जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा और एक पल की चुप्पी के बाद आगे बढ़कर कहा, क्या आप मुझसे बच रहे हैं? दाओहुआ पहले तो चौंका, फिर बिना बोले हंसा, मैं आपकी बात क्यों टालूंगा? जियो येयांग, तो जब पिछली बार मैं आपके घर आया था तो आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? दाओहुआ ने अपने हाथ फैलाए, यह मेरी माँ का आदेश था। उन्होंने कहा कि अब मैं दिन ब दिन बड़ी होती जा रही हूँ और आपके साथ उस तरह नहीं खेल सकती, घूम फिर नहीं सकती, जैसे हम बच्चों के साथ रहते थे। जियो येयांग ने भौहें चढ़ाई, मैडम ली ऐसा क्यों कहेंगी? दाओहुआ के चेहरे पर नाराजगी दिखी, मेरी माँ के बारे में बुरा मत बोलो। वह मेरी भलाई के लिए ऐसा कर रही है। जियो येयांग ने तुरंत कहा, मैंने मैडम ली के बारे में बुरा नहीं कहा। मुझे गलत मत समझो। दाओहुआ चिल्लाया और आगे नहीं बोला, क्या आप शिविर में सैन्य प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जियो येयांग ने दाओहुआ पर नजर डाली और मन ही मन सोचा कि यह सब उसकी वजह से था। यान परिवार की पिछली यात्रा के दौरान उससे अकेले में बात करने में असमर्थ होने और उसके बाद सेना शिविर में उदासीन महसूस करने के कारण लड़ाई के दौरान कई करीबी कॉलें आईं, जहां उसे लगभग मंच से बाहर कर दिया गया और खुद को मूर्ख बना लिया। मैं यहाँ दादी गु और मास्टर गु की जांच करने आया हूँ। दाओहुआ ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा और आंगन में आड़ू के पेड़ पर बैठे बाज की ओर इशारा किया, तुमने अपना गोशालक यहाँ क्यों छोड़ा? जियो येयांग की अभिव्यक्ति रुक और उसने कठोरता से उत्तर दिया, दादी गु और मास्टर गु का मनोरंजन करने के लिए। दाओहुआ अवाक रह गया, वास्तव में एक स्काउटिंग बाज का उपयोग मनोरंजन प्रदान करने के लिए संदेश देने के लिए किया जाता है। अपने कवर को उड़ता हुआ देखकर जियो येयांग थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल अनोखा हूँ। दाओहुआ ने जियो येयांग को देखते हुए अपनी जीभ चटकाई। जियो येयांग, तुम्हारी त्वचा इतनी मोटी कब हो गई? जियो येयांग ने बेशर्मी से अपनी ठुड्डी उठाए, मोटा? मुझे लगता है कि यह अभी भी पर्याप्त मोटा नहीं है, मुझे इस पर काम करते रहने की जरूरत है। अब दाओहुआ के पास कहने के लिए कुछ नहीं था और उसने अपने हाथ के धक्का से उसे एक तरफ धकेल दिया। हटो, मैं झपकी लेने जा रही हूँ। इतना कहकर वह उसके पास से होते हुए अपने कमरे में चली गई। जियो येयांग उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया और केवल असहाय होकर देख सकता था क्योंकि दाओहुआ ने उसके कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वह चुपचाप मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। मास्टर, यह तरबूज का रस है जिसे मनमन अभी लाया है। उसने कहा कि मिस यान ने विशेष रूप से इसे कुएं के पानी से ठंडा करके तैयार करने का आदेश दिया था। जियो येयांग को अपने कमरे में लौटते देख डीफू तुरंत तरबूज का रस उसके पास ले आया। जियो येयांग तुरंत मुस्कुराया, कई बड़े घूंट लिए, लेकिन चूंकि उसने दोपहर में काफी कुछ खा लिया था, इसलिए वह इसे खत्म नहीं कर सका। बचे हुए तरबूज के रस को देखते हुए यह सोचकर कि दाओहुआ ने इसे अपने हाथों से बनाया है, जियो येयांग के पास इसे फेंकने का दिल नहीं था और उसने डी फू से कहा, इसे वापस बर्फ पर रख दो, जब मैं उठूंगा तो इसे पीऊंगा। इस बार वह घोड़े पर सवार होकर आए थे। निंगमेन दर्रे से ताओहुआ पर्वत तक की सवारी में लगभग 2 घंटे लगे और भले ही वह अच्छी शारीरिक स्थिति में था, लेकिन इतने लंबे समय तक चिलचिलाती धूप में भूनने के बाद वह काफी थका हुआ और उनींदा था।
बमुश्किल बिस्तर पर हाथ मारते हुए जियो येयांग को नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तब तक 1 घंटा बीत चुका था। दाओहुआ को आंगन में न देखकर जियो येयांग ने तुरंत डी फू से पूछा, दाओहुआ कहाँ है? डी फू, मिस यान पहाड़ से नीचे चली गई है। जियो येयांग याद से बाहर निकलने की ओर बढ़ा, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? डी फू ने हंसते हुए कहा, मिस यान ने मुझसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा। उसने कहा कि मास्टर आधे दिन तक सवारी कर चुके हैं और उन्हें अच्छे से आराम करने की जरूरत है ताकि उनके स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे। यह सुनकर जियो येयांग को खुशी हुई, लेकिन उसने जवाब दिया, उसे वास्तव में हस्तक्षेप करना पसंद है। डी फू ने मुस्कुराते हुए जारी रखा, मैंने अभी मैनमैन के साथ बातचीत की थी और उसने कहा कि मिस यान को पता था कि आप आ जा रहे हैं, इसलिए उसने विशेष रूप से आपकी पसंद के व्यंजनों की एक तालिका बनाई है। यह सुनकर जियो येयांग को तुरंत लगा कि प्रचंड गर्मी किसी तरह अधिक सहनीय थी। जियो येयांग ताओहुआ पर्वत से नीचे आया और अभी तक संपत्ति में प्रवेश नहीं किया था जब उसने दाओहुआ को जागीर के बाहर अंगूर चुनते देखा। इतनी तेज धूप के साथ आप स्वयं ऐसा क्यों कर रहे हैं? किराएदार किसान किस लिए हैं? और इतनी सारी नौकरानियां और आयाएं रखने का क्या फायदा? दाओहुआ ने अभी अभी बेल से अंगूर का एक गुच्छा तोड़ा था और उसे टोकरी में रखने ही वाली थी कि उसने पीछे मुड़कर देखा। जियो येयांग उसकी ओर सवालों की झड़ी लगाते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही जियो येयांग पास आया, उसने देखा कि दाओहुआ का चेहरा सूरज से लाल हो गया था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन रही थीं। तुम्हें देखो, बहुत पसीना आ रहा है, क्या तुम्हें लू लगने का डर नहीं है? बोलने के बाद उसने अपनी छाती से एक रुमाल निकाला और ध्यान से दाओहुआ के माथे से पसीना पोंछा। उसकी आंखों में चिंतित और चौकस नजर ने दाओहुआ को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया और वो उसे दूर धकेले बिना निश्चल होकर वहीं खड़ी रही। तुम्हें देखो, तुम्हारे बालों का जूड़ा भी अस्त व्यस्त है, तुम्हारे बालों में पत्तियां चिपकी हुई हैं। दोनों आमने सामने खड़े थे और जब जियो येयांग दाओहुआ के सिर के पीछे की पत्तियों तक पहुंचने के लिए थोड़ा आगे झुका, तो वह खुद को उसके और भी करीब ले आया। जिस क्षण जियो येयांग ने अपना हाथ बढ़ाया, एक युवक की मर्दाना गंध ने दाओहुआ को घेर लिया और एक हूश के साथ उसे लगा जैसे उसके दिल पर आघात हुआ हो और तेजी से धड़कने लगा। इस भावना ने दाओहुआ को घबरा दिया और असमंजस में डाल दिया। वो खुद को संभालना चाहती थी और असुविधा को दूर करना चाहती थी। लगभग बिना सोचे समझे उसने सहजता से एक जोरदार धक्का दे दिया। जियो येयांग उसके अचानक धक्के के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, जमीन पर गिर गया और उसकी पीठ पर जोरदार झटका लगा। यांग यी, मुझे इस तरह धकेलने का क्या मामला है? जियो येयांग जमीन पर बैठ गया। जब उसने दाओहुआ को देखा तो उसकी आंखें जलन और भ्रम से चौड़ी हो गईं। मैं बिना किसी कारण के किसी को नीचे धकेलने के बाद दाओहुआ को पता था कि वो गलती पर थी, लेकिन वो खुद को समझाना नहीं जानती थी और केवल वहीं खड़ी रह सकती थी, चारों ओर देख रही थी। जब उसकी नजर जियो येयांग के हाथ में रुमाल पर पड़ी, तो उसे अचानक एक बहाना मिल गया। जियो येयांग, तुम्हारे पास मेरा रुमाल क्यों है? यह सुनकर जियो येयांग, जो स्पष्ट रूप से नाराज था, सख्त हो गया, जल्दी से खड़ा हुआ और चतुराई से रुमाल को अपनी आस्तीन में डाल दिया। आप गलत हैं। दाओहुआ, मैं गलत नहीं हूँ। रुमाल पर अंगूर के फूलों की कड़ाई है, इसे मुझे वापस दे दो। उसने अपना रुमाल वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। जियो येयांग स्वाभाविक रूप से इसे वापस करने वाला नहीं था, बार बार पीछे हट रहा था, सिर्फ इसलिए कि इस पर अंगूर के फूलों की कढ़ाई की गई है। यह आपका है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और उन पर कढ़ाई नहीं कर सकता? मैं कहता हूँ, आप बहुत ज्यादा दबंग नहीं हो सकते। दाओहुआ, अन्य लोग कढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी सुई का काम पहचानता हूँ। यह मेरा है, इसे मुझे वापस दे दो। जियो येयांग मुड़ा और पीछे भागा। उसने भागते हुए कहा, तुम्हारा रुमाल मेरे साथ कैसे हो सकता है? तुम सच में गलत हो। दाओहुआ ने उसका पीछा किया। फिर मुझे रुमाल दिखाओ, अगर यह वास्तव में मेरा नहीं है, तो मैं इसे अब और नहीं चाहूंगा। यह मेरा रुमाल है, मैं तुम्हें इसे क्यों दिखाऊं? जियो येयांग, वहीं रुकें।
सिर्फ इसलिए कि आप मुझे रुकने के लिए कहते हैं, मुझे रुकना चाहिए। यदि आप में क्षमता है, तो मुझे स्वयं पकड़ लें। जियो ये यांग, जब तक मैं तुम्हें पकड़ न लूं तब तक रुको। यान यी, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो, तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। अंगूर के बगीचे में दोनों को एक दूसरे का पीछा करते हुए देखकर डेफू और वांग मेनमेन ने एक दूसरे को चुपचाप देखा, फिर एक ने स्वर्ग की ओर देखा, जबकि दूसरे ने अपना सिर झुका लिया और नगण्य रूप से अपने पैरों से कीचड़ पर लात मार रहा था। एक क्षण बाद दाओहुआ की सांस फूल रही थी। वह रुकी और अपने बालों को झटकने, अपना हाथ उछालने से पहले और गुस्से से मनों में लौटने से पहले अभी भी ऊर्जावान जियो येयांग को घूर कर देखा। यह देखकर जियो येयांग ने शर्म से अपनी नाक को छुआ, जल्दी से अपनी आस्तीन से रुमाल निकाला, उसे अच्छी तरह से मोड़ा और उसे अपनी छाती में छिपा लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जागीर में घुसने से पहले इसे छीन नहीं लिया जाएगा। जागीर में जियो येयांग के साथ घूमने के बाद दाओहुआ को अपना मुंह सूखने और जीभ सूखने का एहसास हुआ। वो खुद पनखा कर रही थी और गयू को कुएं में ठंडे हो रहे तरबूज को बाहर निकालने का निर्देश दे रही थी। जब जियो येयांग अंदर आया, तो उसने गयू को तरबूज काटते हुए देखा और तुरंत मुस्कुराया और कहा, जल्दी, मुझे एक बड़ा टुकड़ा दो, मैं वास्तव में प्यासा हूँ। दाओहुआ ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा, परेशान होकर कहा, तुम्हें एक बड़ा टुकड़ा चाहिए? सपना देखो, जब तक तुम मेरा रुमाल वापस नहीं करोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जियो येयांग ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, आगे बढ़ गया, दाओहुआ के बगल में खड़ा हो गया और उसे अपनी कोहनी से धक्का दिया और हंसते हुए कहा, इतना कंजूस मत बनो, यह सिर्फ तरबूज का एक टुकड़ा है। मैं कंजूस हूँ? आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? दाओहुआ उसके बहुत करीब नहीं जाना चाहता था और किनारे पर चला गया। उसने उसकी आस्तीन की ओर देखा, इसे छीनने की संभावना पर विचार किया। उसे इस तरह देखकर जियो येयांग बस हंसा और खुद को पंखा दिखाने के लिए अपनी आस्तीन लहराने लगा, मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ कुछ करने की? उसके दुष्टों जैसे आचरण को देखकर दाओहुआ इतनी चिढ़ गई कि वह अब और बोलना नहीं चाहती थी। इस समय गुयू ने तरबूज काटना समाप्त कर लिया था। दाओहुआ ने एक टुकड़ा उठाया और फिर सीधे गुयू से कहा, बाकी को अपनी बहन वांग मनमन और अन्य लोगों के साथ साझा करने के लिए ले लो। गयू ने जियो येयांग की ओर देखा और तरबूज लेकर हंसते हुए चला गया। यह देखकर जियो येयांग अवाक रह गया और उसने दाओहुआ की ओर देखा, क्या आप वास्तव में मुझे कुछ भी नहीं लेने देंगे? दाओहुआ ने तरबूज का आनंद लेते हुए उसका आनंद लिया। निगलने के बाद उसने आखिरकार कहा, रुमाल लौटा दो और तुम कुछ ले सकते हो। जियो येयांग ने कहा, मैंने तुमसे कहा था, यह तुम्हारा नहीं है, मेरे बढ़िया रुमाल का लालच करना बंद करो। दाओहुआ ने चिल्लाकर कहा, तो बस प्यासे रहो। यह कहते हुए उसने अपने बगल में बैठे निराश जियो येयांग को नजरअंदाज करते हुए अकेले खाना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ काटने के बाद दाओहुआ को अपने पेट में हल्का दर्द महसूस होने लगा। यह याद करते हुए कि तरबूज की प्रकृति ठंडी होती है और उसने पहाड़ से नीचे जाते समय एक कटोरा तरबूज का रस पिया था, उसने तुरंत तरबूज को मेज पर रख दिया। जियो येयांग ने देखा और देखा कि दाओहुआ का रंग थोड़ा फीका लग रहा था। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ? दाओहुआ आगे बढ़ा और एक कुर्सी पर बैठ गया, मैंने हाल ही में बहुत अधिक तरबूज खाया है, ऐसा लगता है कि इससे मेरा पेट थोड़ा खराब हो गया है। जियो येयांग शांत हो गया और उसे चिढ़ाने लगा, देखो, जब तुम अकेले खाना खाते हो तो ऐसा ही होता है, जब हम पहाड़ पर चढ़ जाएं, तो मास्टर गू से तुम्हारे लिए कुछ दवा बनाने को कहना। दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, पेट खराब होने पर दवा की जरूरत नहीं होती। यह देखते हुए कि वह गंभीर रूप से बीमार नहीं थी, जियो येयांग उसके पास गई, तरबूज का वह टुकड़ा उठाया जो वह अभी खा रही थी, और सीधे उसे खाना शुरू कर दिया। जियो येयांग, दाओहुआ अचानक खड़ा हो गया और उसने जियो येयांग को गुस्से से घूरते हुए देखा। जियो येयांग, जो अभी भी तरबूज खा रहा था, असमंजस में दाओहुआ की ओर देखने लगा। उसकी निगाहें अपने हाथ में लिए तरबूज पर टिकी देखकर आखिरकार उसने कहा,
हम खाना बर्बाद नहीं कर सकते, अगर आप इसे नहीं खा रहे हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। दाओहुआ ने गहरी सांस ली। जियो येयांग, अब से तुम्हें वह खाने की अनुमति नहीं है जो मैंने खाया है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? जियो येयांग ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन तरबूज का एक और टुकड़ा लिया और निगलने के बाद बड़बड़ाया, मैं सिर्फ खाने में मितव्ययिता बरत रहा हूँ। दाओहुआ को सीधे उसे घूरते हुए देखकर उसके चेहरे पर एक झुंझलाहट भरी अभिव्यक्ति, ऐसा लग रहा था जैसे वह विस्फोट करने वाली थी। जियो येयांग ने अंततः सिर हिलाया, समझ गया, लेकिन अगर आप खाना बर्बाद करते हैं तो क्या होगा? दाओहुआ ने कहा, चिंता मत करो, यहाँ जागीर में हमारे पास सुअर, गाय, भेड़ हैं, जो मैं खत्म नहीं कर सकती, वे खाएंगे। जियो येयांग को तुरंत निराशा महसूस हुई। इस व्यक्ति को, वो इसे देने के बजाय इसे सुअरों और गायों को खिलाना पसंद करेगी, उसने वास्तव में उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया।